जब लेडी झो जागी तब तक शाम हो चुकी थी। अपने चारों ओर खाली कमरे को निहारते हुए अपनी निजी महल की नौकरानी को दंड विभाग में ले जाए जाने का विचार उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी होकर वह कुलीन उपपत्नी शेह के मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी और घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए उसने बार बार प्रणाम किया। महान महारानी, मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने जिया जेयू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला। महान महारानी, कृपया मुझे बचाएं। यदि लैन जियान को दंड विभाग में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। जब महल की नौकरानी कोई गलती करती है तो कौन कह सकता है कि यह उसकी मालकिन के आदेश पर नहीं हुई थी। तब तक सम्राट के उत्तराधिकारी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप उस पर लग चुका होगा। ये सचमुच एक पूर्ण और भयानक आपदा थी। लेडी झो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गईं, उतना ही ज्यादा डरती गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसका सिर जमीन पर जोर से टकराया। देखते ही देखते उसका माथा चोटिल और बैंगनी पड़ गया। तभी बिजली की गड़गड़ाहट हुई और उसके बाद बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। जुलाई का महीना ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के बीच संक्रमण का प्रतीक था। बारिश बिना किसी चेतावनी के आ गई। कुलीन उपपत्नी शेह खिड़की के पास एक बड़े आरामदायक तकिए पर आराम कर रही थी। चाय पीते समय वह लेडी झो के भीगे हुए कुत्ते जैसे रूप को देखकर आनंद ले रही थी। आधे से चेन के बाद बारिश में भीग चुकी और प्रणाम करते करते थक चुकी लेडी झो में कोई ताकत नहीं बची थी और वह कीचड़ के ढेर की तरह पानी के गड्ढों में गिर पड़ी। तेज बारिश रुक गई, लेकिन हल्की बूंदाबांदी जारी रही। कुलीन उपपत्नी शेह छाता पकड़े हुए बाहर आई। उसके कपड़े और गहने आज भी उतने ही शानदार थे। वह अब भी बेहद खूबसूरत थी और बारिश में भीगते हुए अपनी ऊंची जगह से दूसरों को निहार रही थी। अफसोस की बात है कि इस पद पर आसीन व्यक्ति अतीत की लेडी शिया से बदलकर वर्तमान की लेडी झो हो गई हैं। शिया रुकिंग का भाग्य उसके साथ था। इससे पहले बारिश में घुटने टेकने से उसे लगभग सर्दी लग गई थी और वह लगभग कुलीन उपपत्नी शेह के प्रति द्वेष रखने लगी थी। लेकिन सौभाग्य से वह सब अतीत की बात थी। लेकिन लेडी झो इतनी भाग्यशाली नहीं थी। कुलीन उपपत्नी शेह ने उसे ठंडेपन से देखा। उसके होठों के कोने पर तिरस्कार का एक निशान उभर आया। क्या बात है, क्या तुम कुछ समय पहले ही महारानी के पास पूरी लगन से नहीं जा रहे थे? इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी जाने की हिम्मत करोगे। लेडी झो जमीन पर गिरी पड़ी थी। उनके चेहरे पर निराशा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके दिल में अविश्वास भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ गलत किया हो? केवल वही महारानी का स्नेह पाने की कोशिश नहीं कर रही थी। क्या महल में सभी नई सम्मानित महिलाएं महारानी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? कुलीन उपपत्नी शेह का प्रभाव कम हो गया है और उसने अपनी शक्ति खो दी है। अपने क्रोध में भी वह मेरी जान लेने की इच्छा तो नहीं रख सकती है ना? इस विचार के साथ ही लेडी झो के मन में आक्रोश और शिकायत की लहर दौड़ गई। तो क्या नोबल कंसोर्ट मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं और जिया जियू को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे दोषी ठहरा रही हैं? कुलीन उपपत्नी शेह की सुंदर भौहें तन गईं। अरे वाह लेडी झो, क्या आप मुझसे सवाल कर रही हैं? क्या आपको खुद अपने किए का एहसास नहीं है? मैंने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। लेडी झो की आंखों में निराशा छाई हुई थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कुलीन उपपत्नी शेह दिल खोलकर हंसी। जब गवाह और भौतिक साक्ष्य दोनों मौजूद हों, तो अगर आप कहें कि आपने यह नहीं किया, तो कौन आप पर विश्वास करेगा? इतना कहकर वह मुड़ी और जोर से हंसते हुए चली गई। लेडी झो को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा पूरी तरह से खाली हो गई हो और उनका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये अंत है? क्या मैं मरने वाला हूँ? वह मरना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, कुलीन उपपत्नी शेह ने एक और आदेश दिया। यंग यू, किसी को उस पर नजर रखने के लिए कहो। ध्यान रखो कि वह सजा के डर से आत्महत्या न कर ले या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। यंग यू ने सहमति में तुरंत सिर हिलाया। डॉट 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 दंड विभाग के अंदर महल की सेविका लेडी झो की निजी परिचारिका लिन जियांग को एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया था। एक क्रूर छोटा हिजड़ा खून से सने कोड़े से उसे बार बार पीट रहा था। लान जियांग का शरीर पहले से ही खून से लथपथ था। एक छोटी महल की नौकरानी के लिए ये कितना मुश्किल सवाल है। बोलो, क्या तुम्हारी मालकिन ने ही तुम्हें शिया जेयू को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया था? लान जियांग ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं था। छोटे हिजड़े ने उसे फिर से बेरहमी से कोड़े मारे। नहीं, तो फिर बताओ, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? लान जियांग लगभग बेहोश हो गई थी और स्तब्ध होकर बुदबुदा रही थी। किसी ने मुझे पीटा, छोटे हिजड़े ने उपहास किया। अगर तुम छुप छुप कर शरारतें नहीं कर रहे होते, तो क्या कोई तुम्हें हरा पाता? पुरुषों, उसे पीटते रहो, देखते हैं कि वह कबूल करती है या नहीं। इतना कहने के बाद उसने उसे कुछ और बार कोड़े मारे।
तभी अचानक शियाओ जीजी वहां आ गई। छोटे हिजड़े ने झट से चाबुक नीचे रख दिया और उसका चेहरा तुरंत एक चापलूसी भरी मुस्कान से खिल उठा, जैसे ही वह उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ा। हिजड़े शी, आपने इतनी दूर तक आने का कष्ट उठाया। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। आज आपको यहाँ बुलाने का मेरा कारण ये था कि मैं आपसे ये पता लगाने के लिए कहूँ कि क्या ये महल की नौकरानी उस रात की महिला भूतनी थी। ऐसा कहते हुए उसने लोहे के खंभे से बंधी हुई महल की दासी की ओर इशारा किया, जो खून से लथपथ थी। जब शियाओ जीजी ने वह भयावह दृश्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह उसे इस तरह पीटा गया है, इसमें देखने लायक क्या है? अब मुझे उसे पहचानने के लिए बुला रहे हैं। क्या वे सचमुच उस महिला भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओ जीजी ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन चूंकि वह यहाँ था तो उसे एक नजर डालनी ही थी, है ना? उसने उसे ध्यान से देखा लेकिन फिर भी उसे पहचान नहीं पाया। वह बिल्कुल उसके जैसी नहीं दिखती। वह महिला भूतनी, मुझे नहीं पता कि उसने मुखौटा पहन रखा था या अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगा रखा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत सफेद था। उसने विग भी पहन रखी थी। मैं उसे पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर छोटा हिजड़ा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने तुरंत एक खुशामद भरी मुस्कान बिखेर दी। भले ही आप उसे पहचान ना पाएं, लेकिन हमारी जांच के अनुसार उसके पैर पर लगा घाव और बिल्ली के काटने जैसे दिखने वाले निशान शियाजेयू के विवरण से पूरी तरह मेल खाते हैं। शाओ जीजी ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। छोटे हिजड़े से कुछ औपचारिक शिष्टाचारपूर्ण बातें करने के बाद वह चला गया। वह किंग्या निवास लौट आया। उन्होंने यह बात जिया रुकिंग को बताई। जेडयू बहुत असंतुष्ट थी। क्या इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वे चाहते हैं कि हम उनका साथ दें और इस व्यक्ति को अपराधी के रूप में पहचान लें? ये जानकर जेडयू ने फिर से विरोध किया। शाओ जीजी, इसका क्या मतलब है? हमारी मालकिन तो बहुत गर्भवती हैं। उसे यह बताकर क्या तुम मालकिन को और चिंतित नहीं कर रहे हो? शिया रुकिंग ने हाथ हिलाकर उपहास किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सम्राज्ञी ने कुलीन उपपत्नी शेह तक जांच की और फिर रुक गईं, आगे कोई जांच नहीं की। सिर्फ उसके पैर में लगी चोट के आधार पर यह तय कर लेना कि वो लेडी झो की महल की नौकरानी थी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। जेडयू ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महारानी और शाही पत्नी दोनों ही इस मामले को जल्द से जल्द बंद करना चाहती हैं। एक ने सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी दी, जबकि दूसरे ने बिना आगे की जांच किए सीधे उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर मामले को अपने नियंत्रण में ले लिया। महारानी श्रेय लेने के लिए उत्सुक हैं, जबकि शाही पत्नी दोष दूसरों पर डालने के लिए उत्सुक हैं। जिया रुकिंग ने आह भरी। हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल हम बस इसके साथ चल सकते हैं। जीसू थोड़ी चिंतित थी। मालकिन, क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे? शिया रुकिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दाबाई को उठाया, अपनी गोद में बिठाया और उसके फर को सहलाया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, महान पत्नी की ऐसी छोटी मोटी चालें मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, इसके अलावा सम्राट महल में चल रही इन सब बातों को कैसे नहीं समझ सकते थे? इसके अलावा अगर मुझे सचमुच कोई नुकसान पहुंचाया गया तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस महान हस्ती को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेकिन अभी हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते और न ही संघर्ष को भड़काना बुद्धिमानी है। क्या आप समझते हैं, उसके बड़े हुए पेट से पहले ही कई लोगों को आपत्ति हो चुकी है। महारानी द्वारा ये सब हरकत करने का कारण केवल यह है कि वो मुझे नापसंद करती हैं। जहां तक लेडी झो की बात है, उन्हें तो सिर्फ बदकिस्मत ही माना जा सकता है। कुलीन उपपत्नी शेह की नाक के ठीक नीचे रहते हुए भी वह अपनी पहचान छिपाए नहीं रखती थी, लगातार महारानी के जियाओफांग हॉल में आती जाती रहती थी। ये वाकई उल्लेखनीय है कि कुलीन पत्नी ने इतने लंबे समय तक उसे बर्दाश्त किया। पास में ही पंखा चला रही जेडयू को भी यह बात तर्कसंगत लगी। आपने बिल्कुल सही बात कही। शाह रुकिंग ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए दाबाई की मुलायम पूंछ पर हाथ फेरा। वह सचमुच बहुत मूर्ख थी। महल में मूर्ख कभी लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। अगर वे इस बार अपनी जान नहीं गंवाते तो अगली बार गंवा देंगे। तो इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसे दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेडी झो की अन्यायपूर्ण मृत्यु के बारे में जिया रुकिंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह कोई बोधिसत्व तो नहीं थी। खुद को बचाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था, सबको बचाना तो दूर की बात थी। इसके अलावा उसकी वजह से तो मौत नहीं हुई थी, वह भी तो पीड़ित थी। उसका जख्मी न होना पूरी तरह से उसकी अपनी किस्मत और हिम्मत की वजह से था, किसी और की वजह से नहीं। अगर किसी को दोषी ठहराना था तो वो थी कुलीन उपपत्नी शेह की क्रूरता। हालांकि जिया रुकिंग बहुत परेशान थी। उसने मन ही मन आशा की, काश कोई और बलि का बकरा जल्द ही मिल जाए। कोई भी चलेगा, चाहे वह पसंदीदा हो या गर्भवती। वह सचमुच अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच चुकी थी। हालांकि सम्राट हमेशा से उसकी रक्षा करते आ रहे थे, लेकिन सम्राट भी कोई अभेद्य दीवार नहीं थे।
हरम की स्त्रियां बेचैन होने लगी थीं। इस बार एक महिला भूत थी, इससे वह डरी नहीं। लेकिन अगली बार क्या होगा? तब क्या होगा? कौन गारंटी दे सकता है कि हर बार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? वो एक इंसान थी, कोई वस्तु नहीं जिसे छिपाया जा सके। 4 महीने क्या उससे सचमुच यह उम्मीद की जा रही थी कि वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। एक आह भरते हुए जिया रुकिंग ने लेट जाने का फैसला किया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दंड विभाग में महल की दासी लैंड जियांग को जल्दी से पीट पीट कर कबूलनामा करने के लिए मजबूर किया गया। स्वीकारोक्ति प्राप्त होने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। भोजन के बाद सम्राट के खाली समय का लाभ उठाकर वे श्रेय लेने के लिए झाओचेन महल गईं। अगले दिन एक परोपकारी आदेश जारी किया गया। लेडी झू, जिसने अनुचित व्यवहार किया और महल की दासी लैंड जियांग को भूत का रूप धारण करने के लिए उकसाया, हरम की शांति भंग करने और शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कानून के अनुसार उसे आमतौर पर मौत की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जिया जेयू को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए उसकी मौत की सजा माफ कर दी गई है। उससे उसका खिताब छीन लिया गया है और उसे शीत महल भेज दिया गया है और महल की दासी लैंड जियांग को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। लेडी झोऊ जमीन पर घुटने टेककर बैठ गईं। परोपकारी फरमान पढ़ते ही वह बेहोश हो गईं। लान जियांग कभी वापस नहीं लौटी, उसे दंड विभाग द्वारा मौत की सजा दी गई। एक शिचेन के बाद लेडी झोऊ को एक छोटे हिजड़े द्वारा घसीटकर शीत महल में ले जाया गया। उसी आवासीय परिसर में रहने वाली जिफू पैलेस की लेडी वांग को विशेष रूप से नोबल कॉन्कुबाइन शेह द्वारा लेडी झोऊ को ले जाते हुए व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बुलाया गया था। लेडी वांग इतनी भयभीत हो गई कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब वह अपने कमरे में लौटी तो वह वहीं गिर पड़ी, उनका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया था। आहरू, मैं गलत थी। मैं फिर कभी कुलीन उपपत्नी शेह का विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगी। मैं अब कभी जियाओफांग हॉल नहीं जाऊंगा। पहले वे नए आगमन और हाल ही में प्राप्त हुई कृपा पर भरोसा कर रहे थे, यह मानते हुए कि कुलीन उपपत्नी शेह अपना प्रभाव खो देने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन अब लेडी झोऊ को इतने अनादरपूर्वक बाहर ले जाते देख उन्हें अंततः समझ आ गई। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। इसके अलावा वे बहुत बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि कुलीन उपपत्नी शेह अपनी उंगली के एक इशारे से ही उनकी जान ले सकती थी। आहरू ने तुरंत उसे उठने में मदद की। महोदया, कृपया उठ जाइए, हम अब और नहीं जा सकते, बस इतना ही। शीतकालीन महल। शीत महल की बात करें तो वहां एक और व्यक्ति निवास कर रहा था। वह थी आदरणीय महिला हु, जिन्हें अब भी कुलीन उपपत्नी शेह द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आदरणीय महिला हु ने अपना पद बरकरार रखा, जबकि पहले आदरणीय महिला झोऊ के नाम से जानी जाने वाली महिला को अब केवल महिला झोऊ के नाम से ही पुकारा जा सकता था। आदरणीय महिला हु कुलीन उपपत्नी शेह के निरंतर उत्पीड़न से इतनी कमजोर हो गई थी कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। वे सुअर के दलिया से भी बदतर खाना खाती थीं, चिथड़े चिट्टे कपड़े पहनती थीं, उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरा धूल से सना हुआ था, आंखें धंसी हुई थीं और गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं। वे चलती फिरती लाश जैसी दिखती थी, बेहद भयावह। वो मरना चाहती थी, लेकिन शियाओ चेंगजी ने उसे मरने नहीं दिया। वो कुलीन उपपत्नी शेह के प्रति अत्यंत वफादार था। जब भी आदरणीय महिला हु ने आत्महत्या का प्रयास किया, उसे बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती औषधीय मिश्रण भी पिलाता था ताकि वह मर न जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तरीके वास्तव में यातनापूर्ण थे। जब लेडी झोऊ को अंदर लाया गया और आदरणीय लेडी हु के बगल वाले कमरे में लापरवाही से पटक दिया गया, तो आदरणीय लेडी हु की आंखें चमक उठी और वह कांपते हुए उनके पास पहुंची। अरे वाह, ये नन्ही सी बच्ची यहाँ क्यों आई है? आखिर तुम्हें शीत महल में कैसे भेज दिया गया? आदरणीय लेडी हु ने लेडी झोऊ के अपेक्षाकृत गोरे और कोमल गालों को सहलाया। अपनी उंगलियों के नीचे चिकनी नाजुक त्वचा को महसूस करते हुए वह ईर्ष्या से भर उठी। जवानी कितनी अद्भुत होती है ना? इतनी कम उम्र में फूल की कली की तरह कोमल, सम्राट का स्नेह पाना। आदरणीय लेडी हु कितनी कृपा की लालसा रखती थी। उस समय उनकी सुंदरता ने सम्राट को पहली ही नजर में मोहित कर लिया था। सम्राट, सम्राट, उन्हें सचमुच इसका पछतावा था। वह महारानी से नफरत करती थी, कुलीन उपपत्नी शेह से नफरत करती थी, जिया जेयू से नफरत करती थी, उन सभी से नफरत करती थी जिनसे वह घृणा करती थी। अनजाने में ही उसके नाखून लेडी झोऊ के चेहरे में गड़ गए। उसके नुकीले नाखून बार बार लेडी झोऊ के चेहरे पर खरोंचते रहे। फिर वह उन्मादी और बेतहाशा हंसने लगी। सुंदरता का क्या लाभ, इसे नष्ट कर देना ही बेहतर है। हा हा हा, कितना आनंददायक है। उसके धूल से सने नाखून और भी अधिक उन्माद से खरोंच रहे थे। देखते ही देखते लेडी झोऊ का चेहरा खून के धब्बों से भर गया और ताजा खून बहने लगा। दर्द के झटके से वह जाग गई। आह, चीखते हुए उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। वह इतनी भयभीत थी कि उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उड़ गई हो।
तुम कौन हो और करीब मत आओ, मत। वो अपना चेहरा ढकते हुए पीछे की ओर सरक गई। लेडी हु अपने दांत दिखाते हुए और हवा में पंजे मारते हुए बेतहाशा हंसते हुए आगे बढ़ी। मैं कौन हूँ? मैं आदरणीय लेडी हूँ। और आप कौन हैं? उसकी आवाज उन्मादपूर्ण थी, वो स्पष्ट रूप से आधी पागल थी। भयभीत होकर लेडी जो पीछे हटती चली गईं। माननीय महिला हूँ, आदरणीय लेडी हूँ। आदरणीय लेडी हूँ कौन थी? क्या उन्हें भी मेरी ही तरह शीत महल में डाल दिया गया था? रुको, क्या यहाँ भेजे गए लोगों का यही हश्र होता है? नहीं, मैं यह नहीं चाहती। लेडी झोऊ झट से उठी और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, शियाओ चेंगजी ने उनका रास्ता रोक दिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, एक बार इस जगह में प्रवेश कर लिया तो जीवन भर के लिए कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेडी झोऊ स्तब्ध रह गईं और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महल में प्रवेश करते समय उसका जो उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था, वो पलक झपकते ही इस तरह बदल जाएगा। आदरणीय लेडी हु अब भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ी। शियाओ चेंगाजी को देखते ही उन्होंने तुरंत चापलूसी भरी और प्रसन्न करने की उत्सुकता वाला भाव अपना लिया। शाओ चेंगाजी, क्या आज खाने के लिए कुछ अच्छा है? शाओ चेंगाजी ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और अधीरता से जवाब दिया, कुछ नहीं। अब से तुम्हें सिर्फ सुअर का जूठा खाना मिलेगा। आदरणीय लेडी हु थोड़ी नाराज दिखी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुंह फुलाकर वह रूठकर चली गईं। जाने से पहले उन्होंने लेडी झो की तरफ एक और नजर डाली और मुस्कुराईं। सुंदर, हे, अब तो सुंदर चेहरा गायब ही हो गया। डर से चेहरा पीला पड़ चुकी लेडी झो ने रोते हुए शाओ चेंगजी से विनती की, आप कौन हैं? क्या ये शीत महल है? कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर निकाल दीजिए। शाओ चेंगजी ने ताना मारा, बाहर? अगर तुम बाहर निकले तो मैं मरूंगा। बेहतर होगा कि तुम यहीं रहो। लेकिन जियाओ चेंगजी की आंखों में शरारत भरी चमक थी। अगर आप थोड़ा और आराम से जीना चाहते हैं तो यह संभव है, बशर्ते। बेहद भयभीत लेडी झो ने हौंफते हुए कहा, किस समय तक? शाओ चेंगजी ने झपट्टा मारा, उसे नीचे गिरा दिया और उसके कपड़े फाड़ने लगी। जब तक तुम स्वेच्छा से मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हें सबसे बढ़िया खाना और सबसे अच्छी शराब मिलेगी। मैं तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं सहने दूंगा, कैसा रहेगा? लेडी झो चीखने लगी, अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगी, मुके और लात मारने लगी। मुझसे दूर हटो, जानवर। कोई मेरी मदद करो। उसकी तेज चीखों से शियाओ चेंगजी चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, अकृतज्ञ कुतिया। इतना कहकर उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे उसके माथे पर दे मारा। और फिर लेडी झो का सिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, खून बहने लगा। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें रुक गईं। शाओ चेंगजी भयभीत हो गया। वो काफी देर तक अनियंत्रित रूप से कांपता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। महारानी ने उसे शीत महल भेज दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो उसे मारना चाहती थी। लेकिन अब वो मर चुकी थी और इस स्थिति को समझाना बहुत मुश्किल था। काफी देर सोचने के बाद जियाओ चेंगजी ने पानी लाया, अपने सिर से खून साफ किया और फिर एक रस्सी ढूंढकर उसे बीम से लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। बाद में जियाओ चेंगजी ने बताया कि लेडी झो सदमे को सहन न कर पाने के कारण फांसी लगाकर मर गईं। इस खबर से हरम में कोई हलचल नहीं मची। हाँ, ठंडे महल में जो कुछ हुआ उसकी परवाह कौन करेगा? कुलीन उपपत्नी शेह तो मर जाना ही पसंद करती, और महारानी को तो उन मामलों से कोई लेना देना ही नहीं था जिनसे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ठंडे महल में डाल दिए जाने के बाद उनकी मृत्यु से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, भला इतनी चिंता क्यों? एक जीवित सांस लेता हुआ जीवन पल भर में ही समाप्त हो गया। जब शिया रुकिंग को इस बारे में पता चला तो उसने ठंडी हंसी और आह भरी। ये हरम है, इस जगह पर अंतरात्मा कुत्ते की गंदगी के ढेर के बराबर है। मैं लड़ने से कैसे पीछे हट सकता था? अगर मैंने संघर्ष न किया होता तो मैं अब तक वहीं लटकी हुई होती। बेशक अपनी जान की परवाह करने वाली होने के नाते मैं कभी भी खुद को ऐसी विकट परिस्थिति में नहीं पड़ने देती। इस घटना के बाद कुलीन उपपत्नी शेह बहुत प्रसन्न थीं। महारानी की कृपा पाने की इच्छुक सम्मानित महिलाओं को अब ये सोचना पड़ता था कि क्या वे उनके जैसी कुलीन पत्नी को नाराज करने का जोखिम उठा सकती हैं। कुछ समय के लिए किसी ने भी जियाओफांग हॉल जाने की हिम्मत नहीं की। महारानी कुछ नाराज थीं। कुलीन उपपत्नी शेह हद से ज्यादा कर रही हैं, महज इसलिए कि अब उनके पास लेडी शेह हैं, वो मेरा रास्ता रोकना चाहती हैं। वे सम्मानित महिलाएं ही उनकी उम्मीद थीं। वो बस उनमें से किसी एक के बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही थी, जिसे वो पाल पोस सकें। अब कुलीन उपपत्नी शेह की रुकावट के कारण कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यू लैन ने पंखा झलते हुए उसे दिलासा दिया, सौभाग्य से महाराज बुद्धिमान हैं। इस समूह की सम्मानित महिलाओं में से बहुत कम पश्चिमी भाग में रहती हैं, उनमें से अधिकांश हमारे पूर्वी भाग में हैं।
महारानी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, चाहे उसकी बाहें कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो उन्हें इतनी दूर तक नहीं फैला सकती, है ना? उसने आह भरी। कोई बात नहीं, सैन्य परीक्षा कुछ ही दिनों में है और सम्राट व्यस्त हैं। हरम पर नजर रखना और सम्राट को अप्रसन्न करने वाली किसी भी गड़बड़ी को रोकना। यू लैन मुस्कुराई और सहमत हो गई। लेडी झोऊ से जुड़ा मामला ज्यादा चर्चा में नहीं आया और वह यूं ही समाप्त हो गया। 2 दिन बाद महल में सनसनीखेज खबर फैल गई, जिसने उस घटना को पूरी तरह से भुला दिया, मानो वह समुद्र में डूब गई हो। सनसनीखेज खबर ये थी कि लेडी शेह 1 महीने की गर्भवती हैं। खबर फैलते ही हरम की सभी महिलाएं अचंभित रह गईं। दोपहर की नींद से जागने के बाद शिया रुकिंग को ये खबर मिली। वो इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। हे भगवान, आखिरकार कोई तो है जो मेरी जगह ये सब सहेगा। अकेले बच्चे को पालते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं आग में भून रही हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊंगी और जलकर मर जाऊंगी। अब आखिरकार कोई और आ गया है। बहुत अच्छा। दूसरी ओर जी यूई कुछ चिंतित थी। महामहिम, लेडी शेह के बच्चे का पालन पोषण निश्चित रूप से कुलीन उपपत्नी शेह ही करेगी। इतने लंबे समय तक उत्पीड़न सहने के बाद अगर कुलीन उपपत्नी फिर से उठ खड़ी हुई तो मुझे डर है। मुझे डर है कि मुसीबतें आने वाली हैं। शिया रुकिंग ठंडी हंसी हंस पड़ी। जब वो कमजोर पड़ जाती है तब भी क्या वो मुसीबत खड़ी नहीं करती? ये मत सोचो कि उसने लेडी झोऊ को मार डाला, तो मैं इतनी मूर्ख हूँ कि ये मान लूं कि लेडी झोऊ मुझे डराने के लिए भूत होने का नाटक कर रही थी। कुलीन उपपत्नी शेहिस 1 तीर से 2 निशाने वाले नाटक में माहिर है ना? इसने न सिर्फ मुझे डराया बल्कि सम्मानित महिलाओं को भी चेतावनी दी, जिससे वे महारानी की कृपा पाने की कोशिश न करें। ये है, जेडयू ने इस बारे में सोचा और सहमति दे दी। शिया रुकिंग ने फिर व्यंग्य किया। और तो और, महारानी शेह के गर्भवती होने की चिंता सबसे ज्यादा है। जब वो समय आएगा, चाहे वो महारानी शेह हो, महारानी हो या कोई और, सबका ध्यान शेह के गर्भ पर ही केंद्रित होगा। और मैं यहाँ ज्यादा सुरक्षित रहूंगी। जेडयू अभी भी चिंतित थी। लेकिन सम्राट का क्या होगा? शिया रुकिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या तुम्हें डर है कि लेडी शेह की कृपा और बढ़ जाएगी? ये सोचते हुए उसने ताना मारा। मजाक बंद करो। उसे उसकी अपनी माँ ने फंसाया था, नशे की हालत में एक औरत के साथ संबंध बनाया था, और अब तो उससे एक बच्चा भी है। सम्राट को तो बहुत घिन आ रही होगी। सोचो, इसके बाद भी वह कृपापात्र बनी रहे। वो जहाँ चाहे जाकर शांत हो जाए। हालांकि मेरा दिमाग झाओ जुन्याओ जितना तेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया है। ये जानकर जेडयू मुस्कुराई। बिल्कुल सही, मेरी मालकिन वाकई बुद्धिमान है। शिया रुकिंग ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कैसी बुद्धिमत्ता? सम्राट तो पूरी दुनिया के हैं, पूरे हरम के हैं, वो बच्चों के लिए सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते। सम्राट के और भी बच्चे होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कौन जन्म देता है। ये सुनकर जेडयू ने जल्दी से सलाह दी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, महारानी जी। सम्राट का आपके प्रति स्नेह पूरे हरम में सर्वविदित है। कोई और महिला नहीं है जिसे सम्राट अपने दिल के इतने करीब रखते हों और अपने विचारों में इतना संजो कर रखते हों। शिया रुकिंग ने सिर उठाया और मुस्कुराई। मुझे इस बात का भली भांति पता है। ऐसा नहीं था कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, महल में इतने लंबे समय तक रहने के बाद उसे इसकी आदत हो गई थी। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। वह हंगामा करके सम्राट से हरम भंग करने की मांग नहीं कर सकती थी। संभवतः मंत्री उसे घातक स्त्री बताकर महल से निकाल देते, या फिर हंगामा करने से पहले ही उसे सुअ के पिंजरे में डुबो देते। अपनी जान की परवाह करते हुए, जाहिर है, वो कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगी। झाओचेन महल। झाओ जुनयाओ को भी यह खबर मिली। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने तुरंत उस शाही चिकित्सक को बुलाया जिसने नाड़ी जांची थी। ठंडे भाव और बर्फीली आवाज में उन्होंने पूछा, क्या आप निश्चित हैं? क्या वह सचमुच गर्भवती है? शाही चिकित्सक इतना डर गया कि लगभग उसकी पैंट गीली हो गई। वो हकलाते हुए अस्पष्ट बातें कर रहा था। अगर मैं हाँ कहूँ तो सम्राट मेरा सिर काट देंगे। अगर मैं ना कहूँ तो महारानी मुझे राजा को धोखा देने के आरोप में काट डालेंगी। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब हूँ कि इस मुसीबत में फंस गया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो झाओ जुन्याओ का गुस्सा और बढ़ गया। क्या वह सच में सच में सच में सच में सच में सच है? क्या तुम गूंगे हो गए हो? शाही चिकित्सक कांप उठा और पेशाब करने की तीव्र इच्छा को रोकते हुए हकलाते हुए बोला, महाराज जी हाँ। झाओ जुनयाओ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को बर्फीले ब्लेड से छील दिया हो। उसका सीना गुस्से और अपमान से भर गया था। किसी का मेरे बिस्तर पर आकर पहली ही कोशिश में गर्भवती हो जाना, ऐसा होना कितना अजीब है। अगर वो गर्भवती ना होती तो मैं उस घटना को लगभग भूल ही गया होता। अब मुझे सब कुछ साफ साफ याद है और यह शर्मनाक याद मुझे जिंदगी भर सताती रहेगी। धिक्कार है। झाओ जुनयाओ ने शाही मेज पर मुक्का मारा।
ली शेनगान जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना देने लगी। महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। ये चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चा निर्दोष है। उसके शब्दों ने झाओ जुन्याओ को और भी क्रोधित कर दिया। निर्दोष। ली शेनगान का दिल कस गया और वह झट से घुटनों के बल बैठकर अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। आह, इस सेवक ने गलत बोल दिया। ये सेवक अपनी गलती जानता है। महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। झाओ जुनयाओ इतना निराश हो गया कि वो दहाड़ते हुए बोला, निकल जाओ। ली शेनगान जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। उसके जाते ही नन्हा झूजी दबे पांव दौड़ता हुआ आया। गुरुजी, क्या सम्राट प्रसन्न हैं? क्या वे खजाने की चाबी मांगकर इनाम देंगे? परंपरा के अनुसार इनाम देने का समय आ गया था। जब श्रेया जेयू गर्भवती थी तो सम्राट इतने प्रसन्न हुए थे कि किंगिया निवास में इनामों की बाढ़ आ गई थी। इस बार भले ही श्रेया जेयू के समय जितना न हो, फिर भी कुछ तो मिलना ही चाहिए, है ना? ली शेनगान ने उस पर थूकते हुए कहा, छी, अक्ल लगाओ, इनाम क्या मिलेगा? अभी के लिए पीछे हट जाओ। ये कहकर वह जल्दी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। छोटी झूजी थोड़ी उलझन में थी। सम्राट सचमुच इतने क्रोधित हैं? ली शेनगान ने मुड़कर कहा, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? अंदर जाकर पूछ लीजिए। नन्हे झूजी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई और वह भाग निकला। ली शेनगान ने उसकी जाती हुई आकृति को देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, वह छोटा बदमाश तो वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। शांत होने के बाद झाओ जुनयाओ अंततः उसे गर्भपात कराने वाली दवा का सूप देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। जहां तक लेडी शे की स्थिति का सवाल है, उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ देने का फैसला किया। कोई पुरस्कार नहीं, कोई पद निर्धारित नहीं, कोई भागीदारी नहीं। यदि कुलीन उपपत्नी शे बच्चे का पालन पोषण करना चाहती हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। आखिरकार वह तो बस एक बच्चा है, मेरा अपना खून का रिश्ता। मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि उसे मरवा दूं। महारानी ने इतनी विनम्रता से विनती की है, इसलिए उनकी इच्छा पूरी समझो। भविष्य में महारानी बुद्ध की श्रद्धापूर्वक उपासना करें और अपने चरित्र का विकास करें, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है। जब उसने इस बात को स्वीकार कर लिया तो उसने मामले को वहीं छोड़ दिया। मार्शल आर्ट की परीक्षा परसों थी और झाओ जुन्याओ का मूड बहुत खराब था। उस रात अंधेरे की आड़ में वो जिया रुकिंग को यात्रा महल में ले गया, जिसका एक मकसद ये देखना भी था कि आयोजन की तैयारियां किस तरह चल रही हैं। हरम के बारे में क्या? सम्राट का दृष्टिकोण इतना स्पष्ट था, भला कौन इसे नहीं समझ सकता था। महारानी के मन की बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई। कहावत है ना, बेल से जबरदस्ती तोड़ा गया तरबूज मीठा नहीं होता। हमें अभी यह भी नहीं पता कि लड़का है या लड़की। ऊपर से सम्राट को यह विचार पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए भी इसे सहना मुश्किल है। महारानी माँ बच्चे की रक्षा कर रही हैं, इसलिए मैं दखल नहीं दे पाऊंगी। लगता है जन्म होना तय है। सौभाग्य से सम्राट इससे खुश नहीं है। बहन जी ने ये भी सलाह दी, बिल्कुल। भले ही वह राजकुमार हो, अगर सम्राट उसे पसंद नहीं करता तो वह उसे फिर भी पसंद नहीं करेगा। तब महारानी चिंतित हो गईं। लेकिन भले ही राजकुमार को पसंद न किया जाए, फिर भी वह राजकुमार ही होता है। बहन जी ने आगे कहा, हो सकता है कि वो राजकुमार ही न हो। वैसे भी महाराज, हो सकता है आपका अपना एक बेटा हो। यहाँ इतनी सारी सम्मानित महिलाएं हैं, अगर उनमें से कोई भी बच्चे को जन्म देती है तो आप सीधे उसे गोद लेकर पाल पोस सकते हैं। तब तक आपका बेटा उनका सबसे बड़ा बेटा बन जाएगा। महारानी ने व्याकुल होकर अपना पेट सहलाया। हाय, मुझे अपना बच्चा कब होगा? सम्राट तो आने को तैयार हैं, फिर मुझे स्पर्श क्यों नहीं करते? मुझे खुद बच्चा पैदा करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। दूसरे की कोख से जन्मा बच्चा कभी अपना नहीं होता। उस रात महारानी को ये भी पता चला कि सम्राट श्रेया जेयू को साथ लेकर महल से चले गए हैं। वो करवटें बदलती रहीं और उन्हें नींद आना और भी मुश्किल हो गया। उस दूसरी स्त्री के गर्भ में पल रहे उस बच्चे से सम्राट को बहुत लगाव है। चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दो तरफा हमले में फंस गई हूँ, आगे पीछे से घिरी हुई हूँ। मेरे लिए बच्चा पैदा करना इतना मुश्किल क्यों है? इससे महारानी को बहुत दुख हुआ। इसी बीच महारानी और कुलीन उपपत्नी शे इतनी प्रसन्न थी कि वे जश्न मनाने के लिए मानो घंटे और ढोल बजाना चाहती थीं। महारानी बुद्ध के सामने घुटने टेककर बैठ गईं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे बुद्ध, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। अब से मेरे शे परिवार में भी राजसी वंश का अंश होगा। धन और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं रहेगी। मेरी जीवन की मनोकामना पूरी हो गई है। आज से मैं शाकाहारी भोजन का पालन करूंगी, बुद्ध का नाम जपूंगी और आपको अर्पण करूंगी। बोलने के बाद उसने कई बार श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। कई वर्षों से उसके दिल पर जो बोझ बना हुआ था वह आखिरकार हट गया। महारानी ने सोचा, बेटा हो या बेटी, मैंने शे परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर अब मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। कुलीन उपपत्नी शे के निवास पर
उसी दिन उसने जल्दी से लेडी शेह को अपने कमरे में स्थानांतरित करवा दिया। तब से कुलीन उपपत्नी शेह ने लेडी शेह के दैनिक जीवन की जिम्मेदारी संभाली, उनके भोजन और आवास से लेकर उनके कपड़ों और अन्य खर्चों तक। महल के सेवकों की बात करें तो उसने तुरंत 4 सेवकों को नियुक्त किया, जिससे लेडी शेह की सुरक्षा का कड़ा जिम्मा बन गया। कुलीन उपपत्नी शेह को डर था कि कोई उससे इस बच्चे को पाने का मौका छीन न ले। जहां तक इस बात का सवाल है कि सम्राट को ये बच्चा पसंद था या नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे यह मानने से इनकार है कि कोई सचमुच अपने ही खून के रिश्ते से नफरत कर सकता है। इस संबंध में झाओ जुन्याओ की निजी भावना ये थी कि दुर्भाग्य से मैं वास्तव में इसे पसंद नहीं कर सकता। लेडी शेह के चले जाने के बाद महारानी युनपिन को काफी नाराजगी महसूस हुई। ये कौन है? किससे बचाव कर रहे हैं? क्या मैं सचमुच इतना भयानक हूँ? क्या मैं शाही उपपत्नी शेह को इतना डरा सकता हूँ कि वह लेडी शेह को हटाने के लिए एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकती? क्या उसे डर है कि मैं कोई छल कपट का सहारा लूंगा? महारानी युनपिन ने मन ही मन व्यंग्य किया। सच कहूं तो मुझे कुलीन उपपत्नी शेह के नखरे भी पूरी तरह से पसंद नहीं आए। बात बस इतनी है कि उनकी हैसियत की वजह से मैं उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। महारानी झेंगपिन के साथ भी यही स्थिति थी। महारानी झेंगपिन भी लंबे समय से ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन स्वयं वास्तविक शक्ति न होने के कारण वे किसी को नाराज करने का साहस भी नहीं करती थीं। उस रात शिया रुकिंग को सोए हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सम्राट ने उसे लाने के लिए किसी को भेजा और कहा कि उन्हें महल छोड़ना होगा और मार्शल परीक्षा समाप्त होने के बाद ही लौटना होगा। शिया रुकिंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और सम्राट के पीछे पीछे महल से बाहर निकल गई। पूरी यात्रा के दौरान झाओ जुनयाओ को चिंता थी कि गाड़ी उसे बहुत ज्यादा हिला न दे, इसलिए वह उसके साथ अंदर बैठा रहा और पूरे रास्ते उसे सावधानीपूर्वक पकड़े रहा। शिया रुकिंग ने उसकी बाहों में एक आरामदायक स्थिति पाई और पूरी तरह से सहज महसूस करते हुए गहरी नींद सो गई। वे देर रात उपनगरों में स्थित यात्रा महल पहुंचे। जिया रुकिंग पहले ही गहरी नींद में सो रही थी। झाओ जुन्याओ उसे गाड़ी से बाहर ले गया और वे दोनों रात भर यात्रा महल में विश्राम करने के लिए रुके। अगले दिन जब वे जागे तो जिया रुकिंग तरोताजा और ऊर्जावान थी, जबकि झाओ जुन्याओ की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी। महाराज, क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं? क्या आपने अच्छी तरह से आराम नहीं किया? झाओ जुन्याओ ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा, जिसका रंग गुलाबी था, आंखें चमकीली थीं और मुस्कान में हल्की सी शरारत झलक रही थी। उसे निराशा का अनुभव हुआ। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? ये कुछ भी नहीं है। जिया रुकिंग ने पलकें झपकाईं। झाओ जुन्याओ ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। देर हो रही है, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। इतना कहकर वह बाहर चला गया। शिया रुकिंग ने मुड़कर देखा और उसकी उदास पीठ पर एक नजर डाली। उदास, ये शब्द अचानक मेरे दिमाग में क्यों आया? एक पल के लिए असमंजस में पड़कर और कुछ समझ न पाने के कारण उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को खारिज कर दिया। ठीक है, खाना ही सबसे जरूरी है। सच तो यह है कि झाओ जुन्याओ को थोड़ी उदासी महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि दूसरी महिलाएं गर्भवती हैं और किंग की ईर्ष्या का कोई संकेत नहीं दिखाती? लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह हंसमुख और समझदार है, कभी कभी शरारती और थोड़ी सनकी भी, फिर भी बेहद मासूम। वह सचमुच अद्भुत है, सुंदर, मनमोहक, किसी नाजुक फूल की तरह है। उसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं उसे प्यार करूं, उसकी रक्षा करूं और यह सुनिश्चित करूं कि कोई उसे कभी परेशान न कर सके। फिर भी उसके नेक स्वभाव को देखते हुए क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ? उसने पूरी रात इस सवाल पर विचार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में झाओ जुन्याओ एक निष्कर्ष पर पहुंचा। जैसा कि शिष्टाचार विशेषज्ञ बहन ने कहा, पुरुषों और महिलाओं के बीच स्नेह के मामले सचमुच किसी को होश खोने पर मजबूर कर सकते हैं। शिष्टाचार विशेषज्ञ बहन ने ये भी कहा कि सम्राट के लिए यह एक गंभीर वर्जित विषय है, जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। इसलिए इस पर ज्यादा सोचना उचित नहीं है। अगर मैं उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, तो मुझे बस यथासंभव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। झाओ जुन्याओ को ऐसे उलझे हुए तुच्छ मामलों में समय बर्बाद करना कभी पसंद नहीं था। ये बात समझकर उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। और तब नाश्ते के बाद वे दोनों बेहद उत्साहित होकर मार्शल आर्ट अभ्यास के मैदान में चले गए। शिया रुकिंग को चलने से डर नहीं लगता था। शाही चिकित्सक झांग ने उसे बताया था कि खूब चलने से प्रसव में आसानी होती है। प्राचीन काल में सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होते थे, सभी जन्म प्राकृतिक होते थे। सफल प्रसव का मतलब था कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। असफल प्रसव का मतलब था मृत्यु, जो अक्सर एक साथ दो जाने ले लेती थी। वह अपने जीवन को बहुत महत्व देती थी, इसलिए वह प्रतिदिन लगन से टहलती थी।
अब गर्भावस्था के छठे महीने के करीब बढ़ते पेट के अलावा उसके हाथ और पैर पतले बने रहे और वह अच्छी शारीरिक स्थिति में थी। उस दिन उसने पूरे 1 किलोमीटर पैदल चलने की जिद की। उसके बाद झाओ जुन्याओ ने उसे और आगे चलने देने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे एक छोटी पालकी में बिठाकर मार्शल आर्ट अभ्यास के मैदान तक पहुंचाया। जैसे ही शिया रुकिंग पालकी से उतरी, उसकी दृष्टि तुरंत विस्तृत हो गई। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसके सामने मार्शल आर्ट का विशाल अभ्यास मैदान फैला हुआ था। अभ्यास मैदान के केंद्र में एक ऊंचा लकड़ी का मार्शल आर्ट मंच खड़ा था। सुरक्षा के लिए उन्होंने मार्शल स्टेज के चारों ओर कई लचीली रस्सियां लगा रखी थीं। इस तरह गिरने का मतलब हमेशा मौत नहीं होता था। शिया रुकिंग ने चारों ओर देखा और उसे लगा कि यह जगह जानी पहचानी सी लग रही है। सम्राट, क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ? झाओ जुन्याओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब आपके भाई को शाही अंगरक्षक कमांडर के रूप में चुना गया था, तो क्या ये यही नहीं था? ओह, जिया रुकिंग को आखिरकार याद आ गया। अपने भाई के बारे में बात करते हुए जिया रुकिंग ने तुरंत पूछा, हाँ, क्या भाई इस बार आ रहा है? झाओ जुन्याओ ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, बिल्कुल। दरबार के सभी अधिकारी, नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिया रुकिंग हैरान रह गई। क्या सरकारी अधिकारी भी? झाओ जुन्याओ ने एक पल सोचा और कहा, ये बिल्कुल आवश्यक है। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि सैन्य जनरलों के पास भी वास्तविक कौशल और ज्ञान होता है। केवल ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से शत्रु को पीछे नहीं हटाया जा सकता। शिया रुकिंग ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आती है। अच्छा विचार है। जब वे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जिया टिंगफेंग अपने कुछ अधीनस्थों के साथ तेजी से उनकी ओर आ रहा है। सम्राट को देखते ही जिया टिंगफेंग ने मुट्ठी बांधकर एक घुटने पर बैठकर कहा, यह अधीनस्थ सम्राट को प्रणाम करता है। झाओ जुन्याओ ने सिर हिलाया। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक से व्यवस्थित है। शिया टिंगफेंग सीधे खड़े हुए और बोले, हाँ, सब कुछ व्यवस्थित है। हम बस परसों होने वाली परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। झाओ जुन्याओ ने फिर सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। शाबाश, अगर यह पहली मार्शल परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, तो मैं तुम्हारी योग्यता के लिए तुम्हें बधाई दूंगा। शिया टिंगफेंग बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। झाओ जुन्याओ को कुछ और याद आया और उसने ली शेंगन को निर्देश देने के लिए बुलाया। परसों 5वें राजकुमार, 6ठे राजकुमार और 7वें छोटे राजकुमार को भी बुलाओ। वे सब बड़े हो गए हैं, अब समय आ गया है कि वे दुनिया देखें। ली शेनगान ने खुशी खुशी बात मान ली। जी सम्राट। 7वें राजकुमार ने कुछ दिन पहले ही इस बूढ़े सेवक को परेशान करना शुरू कर दिया था और पूछ रहे थे कि मार्शल परीक्षा कब होगी। उन्हें चिंता थी कि महाराज उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। झाओ जुन्याओ दिल खोलकर हंसा। छोटा 7वां, वह बदमाश पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस तलवारों और लाठियों में ही लगा रहता है। जब शिया टिंगफेंग ने ये सुना, तो उसने सोचा, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वह तुरंत हंस पड़ा। सम्राट जो कहते हैं, वही बात मेरे पिता भी पहले कई बार कह चुके हैं। बस मैं पढ़ाई लिखाई के लिए बना ही नहीं था। झाओ जुन्याओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोटे 7वें सम्राट बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। पूर्व सम्राट के जीवित रहते हुए भी उन्हें भी यही निराशा होती थी कि लोहे को इस्पात में नहीं बदला जा सकता। शिया टिंगफेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह अधीनस्थ समझता है। इसके बाद झाओ जुन्याओ ने और कुछ नहीं कहा। शिया रुकिंग दर्शक दीर्घा में प्रतीक्षा कर रही थी। सम्राट, शिया टिंगफेंग और अन्य लोगों द्वारा मार्शल प्रशिक्षण मैदान का चक्कर लगाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई जोखिम नहीं है, वे तीनों एक साथ अस्थायी महल में लौट आए। पालकी में बैठी हुई जिया रुकिंग इतनी भूखी थी कि वो मुश्किल से ही इसे सहन कर पा रही थी। उसके मन में बार बार यही ख्वाब उठ रहा था, खाना खाना, स्वादिष्ट खाना। झाओ जुन्याओ ने ये देखा और उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? शिया रुकिंग ने एक पल सोचा। सम्राट, मौसम ठंडा हो गया है। इस शरद ऋतु में केकड़े खाने का समय आ गया है। केकड़े खाते हैं। झाओ जुन्याओ थोड़ा हैरान था। तब जिया रुकिंग ने पलटकर पूछा, सम्राट, आपने इन्हें पहले कभी नहीं खाया है ना? झाओ जुन्याओ ने सचमुच अपना सिर हिलाया। ये अक्सर शाही रसोई में परोसे जाते हैं, लेकिन मैंने इन्हें कभी नहीं चखा। उसे लगा कि अपने भयानक पंजों वाले उन जीवों का स्वाद अच्छा हो ही नहीं सकता। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन्हें शालीनता से खाना मुश्किल था। चाहे वह केकड़े के खोल को बेरहमी से कुतरना हो, केकड़े के अंडों को चाटना हो, या छोटे हथौड़े से केकड़े के पंजों को पीटना हो, इनमें से कोई भी तरीका बहुत ही सुंदर नहीं लगता था। और अगर कोई किसी तरह से छिलके हटाकर सिर्फ मांस निकालकर प्लेट में रख भी दे, तो वह भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पीले गूदे का एक गोला और फिर सफेद रेशों का ढेर। प्रस्तुति सचमुच भद्दी होगी। संक्षेप में कहें तो केकड़े स्वाद और दिखावट के बीच एक दुविधा थे।
झाओ जुन्याओ ने मुड़कर फिर पूछा, क्या प्रिय मंत्री जिया ने पहले कभी इनका इस्तेमाल करके देखा है? शिया टिंगफेंग एक प्रजा थे, इसलिए झाओ जुन्याओ ने स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रिय मंत्री कहकर पुकारा। हालांकि यह उपाधि थोड़ी अटपटी लग रही थी। प्रिय मंत्री शिया, प्रिय मंत्री। उफ, कितना अजीब। शिया टिंगफेंग ने गंभीरता से जवाब दिया, सम्राट को जवाब देने के लिए इस अधीनस्थ के पास वे कभी नहीं थे। शिया रुकिंग ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। आपने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। झाओ जुनयाओ ने उसे देखा, उसकी निगाहें उसके पेट पर टिक गईं। किंग किंग, क्या तुम इसे खा सकती हो? उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से कह रहे थे, जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम इसे खा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाने दूंगा। शिया रुकिंग असहाय महसूस कर रही थी। केकड़े के मांस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। केवल अंडे ही खराब माने जाते हैं। इसलिए अगर मैं अंडे न खाऊं और केवल मांस ही खाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शिया रुकिंग ने आत्मविश्वास से अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। मैं इसे खा सकती हूँ। अगर सम्राट को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो वे शाही डॉक्टर झांग से पूछ लें। झाओ जुनयाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो फिर हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। शिया रुकिंग ये बात भूल ही गई थी। आखिर वे महल के बाहर ही थे और आने जाने में आधा दिन लग जाता। तो उसने एक पल सोचा और फिर सुझाव दिया, तो क्यों ना हम राजधानी शहर में जाकर सबसे अच्छे लोक चिकित्सक को खोजें? क्या ये ठीक रहेगा? झाओ जुन्याओ ने दृढ़ता से असहमति जताई। अगर आप इसे खाना चाहते हैं, तो हम महल लौटने तक इंतजार करेंगे। अगर शाही डॉक्टर झांग अनुमति देते हैं, तो मैं खुद किसी से आपके लिए बनवाऊंगी। अभी बिल्कुल नहीं। शिया रुकिंग ने एक तरफ खड़े अपने बड़े भाई को नम आंखों से देखा। उसका छोटा सा चेहरा इतना दयनीय लग रहा था मानो किसी भी क्षण आंसू बह निकलेंगे। भाई टिल्डा, शिया टिंगफेंग ने पहले अपने पेट की ओर, फिर आसमान की ओर, फिर जमीन की ओर देखा। ओह, आज मौसम काफी अच्छा है, हाँ हाँ। शिया रुकिंग थोड़ी नाराज हुई और उसने पैर पटकते हुए कहा, भाई। किनारे से देखते हुए झाओ जुन्याओ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। शिया टिंगफेंग तुरंत सीधी खड़ी हो गई और उसे समझाने लगी। ओह, प्यारी बहन, मेरा छोटा भतीजा अभी भी तुम्हारे गर्भ में है। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, उसके बारे में भी सोचो। झाओ जुनयाओ ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारा भतीजा, वो तो मेरा बेटा है। शिया टिंगफेंग एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। वह मेरा भतीजा कैसे नहीं हो सकता? मेरी बहन ने तो बच्चे को जन्म दिया है। वह मेरा भतीजा कैसे नहीं हो सकता? फिर दोनों आदमी बहस करते हुए अंदर चले गए। जिया रुकिंग, ये दोनों बड़े आदमी भी आपस में झगड़ते हैं। आह, शिया रुकिंग उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। केकड़े वाली योजना पूरी तरह बर्बाद हो गई। शिया रुकिंग ने उदास होकर अपने पेट पर हाथ फेरा। बेटा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे लिए केकड़े का सेवन नहीं कर रही है। शरद ऋतु के ये केकड़े, ओह कितने रसीले हैं। सुनहरे रंग तक भाप में पकाए गए, खोल खोलते ही ये चमकदार पीले अंडों से भरे हुए मिलते हैं। एक पूरा निवाला लेना सचमुच मनमोहक होगा। आह, लगातार 36 बार आहें भरने के बाद दोपहर का भोजन परोसा गया। खाना अब भी सादा ही था, क्योंकि झाओ जुन्याओ उसे कुछ भी असामान्य खाने नहीं देती थी। इसलिए मेज पर परोसे जाने वाले व्यंजन वही जाने पहचाने घर के बने व्यंजन थे। सब्जियां, चिकन, बत्तख, मछली और मांस। शिया रुकिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। महल से बाहर निकलकर भी वे ये सब खा रहे थे। इसलिए वह सोचने लगी, शरद ऋतु में खाने के लिए और क्या हो सकता है? जवाब है देहाती व्यंजन। बिल्कुल सही। सम्राट को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है, उन्होंने शायद कभी देहाती व्यंजन खाए ही न हो। तो फिर खेतों से मिलने वाले कुछ देसी स्नैक्स कैसे रहेंगे? उबली हुई मूंगफली और एडामे, भुने हुए शकरकंद और भुना हुआ गन्ना। हाँ हाँ हाँ, मैं सच में बहुत बुद्धिमान हूँ। उसके बड़े पेट के बावजूद बेचैन रहने के लिए उसकी आलोचना मत करो। खाने के शौकीनों की दुनिया को सिर्फ सच्चे खाने के शौकीन ही समझ सकते हैं। झाओ जुन्याओ और शिया टिंगफेंग के दोपहर के आराम का फायदा उठाते हुए शिया रुकिंग ने छोटे झूजी को लगभग 5 ताइल चांदी से भरा एक थैला दिया। जाओ, किसी को ढूंढो जो खेतों से कुछ जंगली फल सब्जियां खोद कर लाए। जो कुछ भी मिले ले आओ, मूंगफली, एडामे, शकरकंद, गन्ना, सब कुछ। ये लो बाकी चांदी, तुम्हारे लिए काम के शुल्क के तौर पर। नन्ही झूजी की आंखें तुरंत चमक उठी। जी हाँ, धन्यवाद शिया जियू, ये नौकर अब जाएगा। छोटी झूजी बवंडर की तरह भाग गई। लगभग 3 घंटे बाद वह एक बड़ा बैग लेकर वापस आया। शिया रुकिंग ने उसमें छानबीन की और पाया कि उसमें वह सब कुछ मौजूद था जिसकी उसने मांग की थी। और वे सभी बहुत ताजे और मोटे ताजे थे। नन्ही झूजी मुस्कुराई। शिया जियू, अभी तो बाहर और भी बहुत कुछ है। अधिक। शिया रुकिंग चुपके से उनके पीछे गई और देखने के लिए बाहर चली गई। हे भगवान, ठेले पर एक बहुत बड़ा बोरा रखा हुआ था। ये तरह तरह की मौसमी सब्जियों से भरा हुआ था।
इनमें से कई ऐसी किस्में थीं जो महल में नहीं पाई जाती थीं, ऐसी किस्में जिन्हें शाही परिवार और कुलीन वर्ग नहीं खाते थे। सर्दियों का खरबूजा, कद्दू, छोटी लौकी और साथ ही बैंगन, मटर और कोमल लौकी। कुछ किस्में ऐसी भी थीं जिन्हें वह पहचान भी नहीं पाई। छोटी झूजी ने चतुराई से ठेले के पीछे से कुड़कुड़ाती हुई एक मुर्गी को बाहर निकाल लिया। शिया जेयू, सम्राट ने इस सेवक को आपके लिए ये खरीदने का निर्देश दिया था ताकि आपका शरीर पोषित हो सके। शिया रुकिंग ने खेत की मुर्गी देखी। इसके भूसे जैसे पीले, चमकदार और चिकने पंख थे और इसके सिर पर छोटी मुर्गी की चमकीली लाल कलगी लगी हुई थी। इस मुर्गी की अच्छी तरह से देखभाल की गई है। यह अभी भी कुड़कुड़ा रही है और इधर उधर देख रही है, इंसानों से बिल्कुल नहीं डरती, अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनभिज्ञ है। शिया रुकिंग बहुत खुश थी। ये फार्म की मुर्गी देखने में ऐसी लग रही है जैसे खुले में पाली गई हो। छोटी झूजी को ठीक से समझ नहीं आया। खुले में चरना, वह क्या था? शिया रुकिंग को अचानक एहसास हुआ। प्राचीन काल में मुर्गी पालन नहीं होता था। खुले में चरने के अलावा वे उन्हें कैसे पालते? प्राचीन काल सचमुच अद्भुत था। ताज़ी हवा, प्रदूषण रहित, ये सारी सब्जियां, ये मुर्गियां, सब कुछ कीमती हरी सब्जियां, जैविक भोजन। खैर, लगता है कि जीवन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? सम्राट। तभी नन्ही झूझी मुस्कुराई। शिया जेयू, तुम्हारी छलपूर्ण हरकतें सम्राट से छिपी नहीं रह सकी। इतना कहकर उसने ठेले का सामान उतारना शुरू किया, फिर पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारे द्वारा दिए गए चांदी के बदले सम्राट ने विशेष रूप से हिजड़ेली को दोबारा भेजा ताकि वह इस सेवक को और अधिक पौष्टिक वस्तुएं खरीदने का निर्देश दे। उन्होंने इस सेवक को ये भी कहा कि वह तुम्हारी पसंद के अनुसार ही सामान खरीदे। नन्हे झूजी ने अपना सिर खुजाया। ये नौकर अनाड़ी है और आपकी पसंद नहीं जानता, इसलिए किन्नली ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा, शिया जेयू, आपकी पसंद अनोखी है, आपको आम लोगों का खाना पसंद है, इसलिए यह नौकर बस आम लोगों की पसंद की ये सारी चीजें ले आया। अपने पैरों के पास रखी ताजी सब्जियों और फलों से भरी 2 बोरियों को देखकर, जो सभी स्वादिष्ट चीजें थीं, शिया रुकिंग के दिल में अचानक एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। ये सचमुच उस आदमी की शैली के अनुरूप था, उसके साथ इस तरह से अच्छा व्यवहार करना जो मनोरंजक और झुंझलाहट भरा दोनों था, और जिसका विरोध करना मुश्किल था। कुछ समय बाद झाओ जुनयाओ उसके पीछे प्रकट हुई और अचानक बोलने लगी, किंग किंग, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? शिया रुकिंग चौंक गई और झट से पीछे मुड़ गई। सम्राट। झाओ जुन्याओ आगे बढ़कर उनके पैरों के नीचे पड़ी इन भद्दी सी चीजों को देखने लगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, किंग किंग, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इन्हें हटवा दो। तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकती हो। शिया रुकिंग ने जल्दी से उसे रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे वे पसंद हैं, मुझे वे सचमुच पसंद हैं। ये चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं। आपकी उपपत्नी सम्राट को धन्यवाद देती है। झाओ जुन्याओ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। जब तक तुम खुश हो। डॉट डॉट डॉट। जिया टिंगफेक कुछ लोगों को गश्त के लिए ले गया। इसके बाद जिया रुकिंग झाओ जुन्याओ के पीछे पीछे अपने कमरे में वापस चली गई। दोपहर बाद जिया रुकिंग सोचने लगी कि इन सामग्रियों को स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। वह सोफे पर लेटी हुई थी और थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी। सम्राट, क्या मैं रसोई में जा सकता हूँ? झाओ जुनयाओ ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें अपने हाथों में पकड़ी किताब पर वापस टिका दी। किंग किंग, क्या थोड़ी देर आराम करना अच्छा नहीं रहेगा? इतने बड़े पेट के साथ क्या उसे इसका भारीपन महसूस नहीं होता? क्या वह थकी नहीं है? वह आज पहले ही काफी चल चुकी है, वह अब और अधिक मेहनत नहीं कर सकती। शिया रुकिंग थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। सम्राट, आपकी उपपत्नी बिल्कुल ठीक है। सम्राट टिल्डा, इस बार तो झाओ जुनयाओ ने पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। नहीं। शिया रुकिंग चुप हो गई। उसने मुंह फुला लिया और उसे देखकर मुंह बनाया। वह कितना गैर रोमांटिक है। झाओ जुन्याओ को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उसने ना कह दिया तो इसका मतलब ना ही था। उसने देखा था कि दोपहर के भोजन के दौरान वह नाखुश थी, इसीलिए उसने किसी से ये चीजें मंगवाई ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। अगर वह दोबारा थक जाती तो इन सब चीजों को हासिल करना व्यर्थ हो जाता। जिया रुकिंग ने नर्म रुख अपनाया। हालांकि झाओ जुनयाओ ने कुछ तो समझदारी दिखाई, ये सभी व्यंजन उनके निर्देशों के अनुसार ही बनाए गए थे। रात के खाने में मेज पर सादे देहाती व्यंजन परोसे गए थे। वहाँ भुनी हुई मूंगफली और एडामे थे। वहाँ ताजी तली हुई लौकी की पट्टियां थीं, और वह सूप, फिश बॉल और लौकी का सूप इतना ताजा था कि कोई भी अपनी जीभ निगलने से खुद को रोक नहीं सकता था। और फिर वो था सर्दियों के तरबूज को खुले में पाली गई मुर्गी के साथ पकाया गया स्टू। साल के इस समय सर्दियों का तरबूज अभी भी कोमल, मुलायम था और चिकन शोरबे में लगभग पिघल रहा था। इसका स्वाद अनोखा और आनंददायक था। वह दोपहर के भोजन से संतुष्ट नहीं थी,
लेकिन रात के खाने में जिया रुकिंग ने इतनी खुशी से खाना खाया कि उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वो उड़ सकती है। महाराज, ये व्यंजन बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे मैंने बचपन में खाए थे। उदाहरण के लिए, भुनी हुई मूंगफली और एडामे मेरी दादी को बनाना बहुत पसंद था। वे स्वादिष्ट होते थे और उनकी प्राकृतिक ताजगी भरी खुशबू सचमुच मन को मोह लेती थी। झाओ जुनयाओ ने इससे पहले कभी इनका स्वाद नहीं चखा था। इनमें से कई चीजों को खाने से पहले हाथों से छीलने की आवश्यकता होती थी। शुरू में झाओ जुन्याओ को इसकी आदत नहीं थी, लेकिन कुछ एडामे चखने के बाद मुझे पता चला कि वे पन्नाहरे रंग के कुरकुरे छोटे छोटे दाने कुरकुरे मुलायम और मीठे थे। नमकीन पानी की हल्की सी खुशबू के साथ वे सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। धीरे धीरे झाओ जुनयाओ को आराम महसूस होने लगा और वह भोजन का आनंद लेने लगी। शिया रुकिंग खाते हुए बुदबुदाई, कितनी अफसोस की बात है कि भाई इन्हें चख नहीं सकते। शाही वन सेना हमेशा सम्राट की रक्षा करती है, उन्हें गश्त पर रहना ही पड़ता है। झाओ जुनयाओ को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। मेरे साथ खाना खा रही हो और अपने भाई के बारे में सोच रही हो। किंग किंग, तुम सचमुच। शिया रुकिंग ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। सम्राट, ऐसा नहीं है। आपकी उपपत्नी ने बस यूं ही अनायासी बोल दिया। बोलने के बाद वह जल्दी से झाओ जुन्याओ के लिए एडामे छीलने लगी। डॉट डॉट डॉट, उसने रात के खाने में जरूरत से ज्यादा खा लिया। सम्राट ने भोजन समाप्त करने के बाद अपने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए अध्ययन कक्ष में चले गए। शिया रुकिंग ने तुरंत लेटने की हिम्मत नहीं की और जेडयू के हाथ का सहारा लेकर आंगन में कई चक्कर लगाए। उसने चांद की ओर देखा। उसका हृदय भावनाओं से भर गया। पलक झपकते ही महल में आए 2 साल बीत गए। मैं जियायुवान के दूसरे वर्ष के 7वें महीने में आई थी। अब जियायुवान के चौथे वर्ष का 7वां महीना चल रहा है। यहाँ तक कि दूसरी राजकुमारी, जो मेरे आने के समय मात्र 1 वर्ष की थी, पिछले अक्टूबर तक 3 वर्ष की हो चुकी थी। और मैं शुरुआत में एक साधारण सी लड़की थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, और अब मैं सम्राट के साथ महल से बाहर जा सकती हूँ। एक ऐसी लड़की जिसे सम्राट बड़े प्यार से दुलारते हैं, और अब वो उनकी संतान को जन्म देने वाली है। ये 2 साल सदमे, क्रोध, नाराजगी और भय से भरे रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से मैंने धीरे धीरे इन सब पर काबू पा लिया है। मेरे दत्तक पिता, पता नहीं अब वे कैसे होंगे। खैर, मेरे बड़े भाई और छोटे भाई भरोसेमंद साबित हुए हैं। मेरे बड़े भाई को एक सरकारी पद मिल गया है और मेरे छोटे भाई ने विद्वान बनने की परीक्षा उत्तीर्ण कर शैक्षणिक सफलता प्राप्त की है। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। एक बार जब मैं राजकुमार को जन्म दे दूं, तो कम से कम मुझे पिन के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। पिन का पद पाकर मैं हरम में एक उचित रखैल बन जाऊंगी और अपने बच्चे का पालन पोषण स्वयं कर सकूंगी। कितना अद्भुत, कितना सचमुच अद्भुत। शिया रुकिंग ने अपने पेट को छुआ और मन ही मन आह भरी। वो बड़ी आसानी से संतुष्ट हो जाती थी, युगों तक कायम रहने वाली प्रसिद्धि की चाहत नहीं रखती थी, बस अच्छा खाना पीना और सुखमय जीवन जीना चाहती थी। भविष्य में जब वो बूढ़ी हो जाएगी, तब भी उसके बच्चे होंगे। चाहे राजकुमारी हो या राजकुमार, वे निश्चित रूप से उसके प्रति अनादर नहीं करेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस जीवन में अच्छा खाना पीना, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट रहना, ये कितना अद्भुत जीवन है। डॉट डॉट डॉट, युद्ध परीक्षा से एक दिन पहले सम्राट ने महल में किसी को कुछ छोटे राजकुमारों को लाने के लिए भेजा। वे सभी उसके सौतेले भाई थे, जिनका पिता एक ही था। उनके 6 भाई थे। सबसे बड़े, दूसरे और चौथे तीनों ही अपने अपने जागीरों में चले गए थे। महल में केवल लिटिल फिफ्थ, लिटिल सिक्स्थ और लिटिल सेवंथ ही बचे थे। सबसे छोटा राजकुमार, 7वां राजकुमार, उस वर्ष केवल 9 वर्ष का था, और उनमें सबसे बड़े, 5वें राजकुमार, की आयु केवल 13 वर्ष थी। वे सभी नाबालिग थे और अभी भी शाही कुलीन महिला की देखरेख में महल में रह रहे थे। वे प्रतिदिन अध्ययन कक्ष में पढ़ने या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाते थे। उनकी पढ़ाई का बोझ बहुत अधिक था, जिससे उन्हें आलस्य के लिए कोई समय नहीं मिलता था। उन्हें गंभीर मामलों के अलावा शायद ही कभी महल छोड़ने की अनुमति थी और उन्हें कभी भी काम में ढिलाई करने की इजाजत नहीं थी। ये स्थिति दिवंगत सम्राट के जीवित रहते समय की थी। उनके निधन के बाद और झाओ जुनयाओ के सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनके भाइयों से उनकी मांगें कम नहीं हुई। शाही परिवार की संतानों की डिक्शनरी में कभी आसान शब्द नहीं था। इसलिए जब तीनों छोटे राजकुमारों को पता चला कि उन्हें युद्ध परीक्षा में भाग लेने के लिए महल छोड़ने की अनुमति मिल गई है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए 7वें राजकुमार ने अपना किताबों का थैला एक तरफ फेंक दिया और एक उछलते हुए बंदर की तरह ली शेनगान की ओर झपटे। हम कब रवाना होंगे? उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि उसने हवा का एक झोंका पैदा कर दिया, जिससे ली शेनगान का पंखों वाला डस्ट हवा में बहुत ऊपर उड़ गया। ली शेनगान ने जल्दी से मुस्कुरा दिया। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, गाड़ी महल के बाहर पहले से ही इंतजार कर रही है।
क्या तीनों छोटे राजकुमार जल्दी से तैयार होकर उस बूढ़े नौकर के पीछे पीछे वहां जा सकते हैं? सातवें राजकुमार ने हाथ हिलाकर तिरस्कार का भाव दिखाया। अरे, इसमें तैयारी करने की क्या बात है? और गाड़ी की क्या जरूरत है? क्या हम सिर्फ उपनगरीय प्रशिक्षण मैदान में नहीं जा रहे हैं? ये नन्हा राजकुमार बाद में घोड़े पर सवार होकर वहां जाएगा। इतना कहकर वह मुड़ा और हवा की तरह दौड़ पड़ा। पीछे रह गए पांचवें राजकुमार और छठे राजकुमार ने एक दूसरे को देखा क्योंकि माहौल असहज हो गया था। कुछ देर बाद पांचवें राजकुमार ने बोलना शुरू किया। धन्यवाद नपुंसकली, अगर सातवां भाई गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो हम बैठेंगे। हम भाई अपनी माँ को इस बारे में बता देंगे। कृपया एक पल रुकिए नपुंसकली। ली शेनगान मुस्कुराए और सहमत हो गई। डॉट 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 यहाँ उपनगरों में दोपहर का सूरज न तो बहुत तेज था और न ही बहुत हल्का। तभी काले वस्त्र पहने, गेहूं के रंग की त्वचा वाला एक युवक गहरे लाल रंग के घोड़े पर सवार होकर ऐसे चल रहा था मानो हवा उसे उड़ा ले जा रही हो। उस लड़के की शारीरिक बनावट मजबूत और गठीली थी और वह झाओ जुन्याओ से काफी मिलता जुलता था। उसकी भौहें नुकीली थीं, आंखें चमकीली थीं और होंठ पतले और कसकर बंद थे। एक हाथ से उसने लगाम को मजबूती से पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में चाबुक थी। घोड़े पर सवार होकर उसके घने काले बाल रेशम की तरह हवा में स्वतंत्र रूप से लहरा रहे थे। वह दिवंगत सम्राट के सातवें राजकुमार और वर्तमान सम्राट के सातवें भाई झाओ जुन्यान थे। 9 वर्षीय झाओ जुन्यान ने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। अपनी मां की निम्न सामाजिक स्थिति के कारण महल में उसे शायद ही कभी पसंद किया जाता था। कहते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। अगर इन वर्षों में झाओ जुन्याओ की सुरक्षा न होती तो उसके जैसा एक छोटा बच्चा शायद महल में बड़ा होने तक जीवित न रह पाता। अब 9 साल की उम्र में झाओ जुन्याओ के साथ रहकर कुछ तरकीबें सीख लेने के बाद महल में रहने वाला आम आदमी भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करता था। घोड़ा अस्थाई महल के द्वार पर तुरंत रुक गया और झाओ जुन्यान फुर्ती से घोड़े से उतर गया। नन्हे हिजड़े को बागडोर सौंपने के बाद वह अस्थाई महल में दाखिल हो गया। शाही भाई, उसने लगातार 2 बार चिल्लाया। अध्ययन कक्ष में ज्ञापनों की समीक्षा कर रहे झाओ जुन्याओ के होठों पर तुरंत मुस्कान आ गई। छोटा सातवां अभी भी पहले की तरह ही उतावला है, उसकी आवाज उसके प्रकट होने से पहले ही सुनाई देती है। जैसे ही वह ये सोच रहा था, तभी काले कपड़े पहने धूल से सना एक युवक अंदर घुस आया। चारों ओर देखते हुए उसकी नजर अपने शाही भाई पर पड़ी और वह मुस्कुरा उठा। वह पास आया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक घुटने पर बैठ गया। अभिवादन हो, शाही भाई। झाओ जुन्याओ ने जो श्रद्धांजलि पढ़ रहा था उसे एक तरफ रख दिया, खड़ा हुआ और उसके पास जाकर एक हाथ से उसे उठाकर खड़ा कर दिया। अरे बदमाश, तुम अकेले ही क्यों हो? बाकी 2 कहाँ हैं? झाओ हुआन ने हंसते हुए कहा। शाही भाई, 5वें भाई और छठे भाई शायद अभी रास्ते में हैं। मैं घोड़े पर सवार होकर आया हूँ। झाओ जुन्याओ मुस्कुराए और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे थका हुआ देखकर उसने उसे पहले आराम करने के लिए कहा। दोपहर होते होते ली शेनगान 2 घोड़ा गाड़ियों के साथ पहुंचे। 5वें राजकुमार और छठे राजकुमार रथों से नीचे उतरे। ये पहले की तरह ही नियमित दिनचर्या थी, अध्ययन कक्ष में जाकर अपने शाही भाई का अभिवादन करना। हालांकि उस दिन 7वें राजकुमार की तुलना में ये दोनों स्पष्ट रूप से कहीं अधिक संयमित थे और प्रोटोकॉल का कहीं अधिक हद तक पालन करते थे। झाओ जुन्याओ तो और भी कम कुछ कहना चाहती थी। ये दोनों भाई महारानी जेन के पुत्र थे और महल में उनका उच्च दर्जा था। महल में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें धमकाए और उन्हें बचाने के लिए उसे हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वे सगे भाई बहन नहीं थे, इसलिए उनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ नहीं था। जब वे वयस्क हो जाएंगे तो यह उपाधियां प्रदान करने, भूमि देने और सम्मानजनक कर्तव्यों को सौंपने से अधिक कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। डॉट 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 जब खाने का समय हुआ, झाओ जुन्याओ के सामने वाले आंगन में भोजन तैयार किया जा रहा था। चारों भाइयों के लिए एक साथ भोजन करने का यह एक दुर्लभ अवसर था, क्योंकि वे महल से बाहर थे। हालांकि शाही भोजन पूरी तरह से परोसे जाने से पहले ही छोटा झूझी घबराकर पीले पड़े चेहरे के साथ अंदर आ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आपके आपके महामहिम। झाओ जुन्याओ ने अपने हाथ में पकड़ी किताब नीचे फेंक दी और उसके माथे पर शिकन आ गई। क्या बात है, बेवजह इतना हंगामा? उसके बगल में खड़ी ली शेनगान कुछ चिढ़कर दिख रही थी और उसने छोटी झूझी को कई बार जल्दी जल्दी घूर कर देखा। छोटी झूझी भयभीत होकर अचानक घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, सामने वाले हॉल में 5वें मास्टर, 6ठे मास्टर और 7वें मास्टर के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ये खबर सुनकर ली शेनगान भी सदमे से जम गई। क्या? झाओ जुन्याओ अचानक घबरा गया और किताब को एक तरफ फेंककर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। ली शेनगान ने तुरंत उनका अनुसरण किया। अरे, ये नौजवान उस्ताद वाकई इस लापरवाह उम्र में ये सब कैसे इस मुकाम पर पहुंच गया? जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं।
अफरा तफरी में कई लोग सामने वाले हॉल की ओर दौड़े और उन्होंने सचमुच 3 युवकों को आपस में हाथापाई करते देखा। 5वें और 6ठे गुरु ने मिलकर 7वें गुरु पर हमला कर दिया। कम उम्र के होने के बावजूद 7वें गुरु ने मार्शल आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और घुड़सवारी करते हुए तीरंदाजी में उनका कौशल बेजोड़ था। इस प्रकार 5वें और 6ठे मास्टर को थोड़ी सी हानि होने की संभावना प्रतीत हुई। 7वें गुरु द्वारा उन पर हावी होकर उन्हें जमीन पर गिराने ही वाले थे। तभी 5वें गुरु ने चालाकी से हाथ बढ़ाकर 7वें गुरु का कान नोच लिया। दर्द से व्याकुल 7वें गुरु ने दांत पीसकर एक मुक्का मारा, जिससे 5वें गुरु की नाक से तुरंत खून बहने लगा। अपने 5वें भाई को चोट लगते देख 6ठे गुरु ने दहाड़ मारी। तुम नीच प्राणी की औलाद हो, मेरे 5वें भाई पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हो? इसके साथ ही उसने एक चीख निकाली, एक जगह ढूंढी और 7वें मास्टर के कमर के निचले हिस्से की ओर बेरहमी से लात मारी। झाओ जुनयाओ की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत सीख ली थी। हर आदमी जानता है कि वह अंग कितना संवेदनशील होता है, अगर उसमें चोट लग जाए तो संतान पैदा करने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। वे भाई थे, फिर भी क्या उनके मन में इतनी गहरी नफरत थी? रुकना! झाओ जुन्याओ आगे बढ़ी और गुस्से से चिल्लाई। 6ठे मास्टर को आखिरकार मौका मिला और वह इसे हाथ से जाने देने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने अपने शाही भाई की चीख पुकार को अनसुना कर दिया और लगातार जोर शोर से लात मारता रहा। इस समय 5वें गुरु ने 7वें गुरु की भुजाओं को पीछे की ओर कसकर पकड़ लिया। वहीं 6ठे गुरु ने 7वें गुरु का सिर पकड़ लिया ताकि वे भाग न सकें। 7वां मास्टर पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। आखिरकार वो तो सिर्फ 9 साल का लड़का था, विपक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वे तो 2 ही थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका घुटना उसकी कमर से टकराने ही वाला हो। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में झाओ जुन्याओ आगे बढ़ा और उसने 5वें और 6ठे दोनों गुरुओं की पीठ पर लात मारी। 7वें गुरु एक बार जमीन पर लुढ़के और उठ खड़े हुए। उन्होंने लापरवाही से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपने सामने बैठे 2 तथाकथित बड़े भाइयों को घूर कर देखा। प्रत्येक को लात लगने के बाद 5वें गुरु और 6ठे गुरु पास ही जमीन पर अर्धलेटे पड़े थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। झाओ जुन्याओ ने उन्हें घूर कर देखा और गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 5वें और 6ठे गुरु ने तुरंत योजना बनाई और स्थिति को सुधारने के लिए तेजी से आगे बढ़े। महाराज भाई, अपना गुस्सा शांत करो। महाराज भाई, अपना गुस्सा शांत करो। हम लिटिल सेवंथ के साथ कुश्ती का अभ्यास कर रहे थे। क्या ये सही नहीं है, नन्हे 7वें? 5वें गुरु ने गर्मजोशी भरी लेकिन बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। 6ठे गुरु ने भी अपनी तंद्रा से बाहर आते हुए जल्दी से सिर हिलाया। जी हाँ, शाही भाई, हम लिटिल सेवंथ के साथ कुश्ती का अभ्यास कर रहे थे। कल क्या मार्शल आर्ट की परीक्षा नहीं है? हम भाई थोड़े उत्सुक थे, इसलिए हमने पहले से अभ्यास करने का फैसला किया। झाओ जुन्यान ने अपने सामने बैठे दोनों बड़े भाइयों को देखा, जिनके चेहरे बनावटी मुस्कान से सजे थे और उनके भाव किताब के पन्ने पलटने से भी तेजी से बदल रहे थे। उसने मन ही मन उनका उपहास किया, लेकिन उन्हें बेनकाब नहीं किया, बस उनके झूठ का साथ दिया। जी हाँ महाराज, मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ कुश्ती का अभ्यास कर रहा था। 5वें भाई और 6ठे भाई ने भी कहा कि वे कल अखाड़े में अपने कौशल को आजमाना चाहेंगे। झाओ जुन्यान के होठों के कोने पर हल्की सी शरारती मुस्कान देखकर झाओ जुन्याओ ने भी उनके साथ खेलने का फैसला किया। उसने तुरंत अपना चेहरा नर्म कर लिया और उनकी बातों पर विश्वास करने का नाटक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो बात ऐसी है। अच्छा, सचमुच शाही परिवार की संतान होने के योग्य। छोटे 5वें और छोटे 6ठे, तुम दोनों काफी बड़े हो गए हो। ऐसे में शाही भाई तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। बोलने के बाद उसने ली शेनगान की ओर मुड़कर आदेश दिया, उनके नाम जोड़ दो। फिर उन्होंने संतुष्टि भरे भाव से उन दोनों की ओर देखा और कहा, कल का परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे तुम दोनों पर गर्व होगा। इतना कहकर उसने उनके कंधों पर थपथपाया और आगे बढ़ गया। ली शेनगान ने आदेश का पालन किया और उसके पीछे पीछे चली गई। 5वें और 6ठे गुरु दोनों ही बुरी तरह डर गए थे। शाही भाई इतने तेज और निर्णायक थे कि किसी को भी हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं मिला। मार्शल आर्ट के मैदान में प्रवेश, यह कोई मजाक नहीं है। उन्हें मार्शल आर्ट पसंद नहीं था और स्कूल के मैदान में प्रशिक्षण के दौरान उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता था। वे घुड़सवारी नहीं कर सकते थे, तीरंदाजी नहीं कर सकते थे, मुक्केबाजी नहीं कर सकते थे और कुश्ती भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहले हुई लड़ाई में केवल अपने से छोटे और संख्या में कमजोर प्रतिद्वंद्वी को धमकाकर और कुछ गंदी चालें चलकर ही बढ़त हासिल की थी। अन्यथा वे सचमुच जीत नहीं सकते थे। अगर वे अपने मौजूदा कौशल स्तर पर मार्शल स्टेज में प्रवेश करते, तो क्या उनकी बुरी तरह पिटाई नहीं हो जाती? जैसे जैसे वे दोनों इसके बारे में सोचते गए, उनका डर बढ़ता गया। कांपते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 7वें गुरु उनके दुर्भाग्य पर प्रसन्नता जताते हुए वहीं खड़े रहे।
वाह, तुम दोनों भाई सचमुच कमाल हो, यहाँ तक कि शाही भाई ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारा हौसला बढ़ाने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वह बेपरवाही से मुड़ा और शान से चला गया। शाम का भोजन परंपरा के अनुसार मौन में किया गया। शाही व्यंजन परोसे जाने के बाद झाओ जुन्याओ ने गंभीर चेहरे के साथ झाओ जुन्यान से पूछा, तुम पहले क्यों लड़ रहे थे? हालांकि शाही परिवार में सच्चा स्नेह दुर्लभ था, लेकिन भाईचारे का झगड़ा निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। झाओ जुन्यान उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसने एक पल सोचा, फिर न्यायपूर्ण लहजे में कहा, उन्होंने मेरी माँ का अपमान किया, उन्हें वेश्या कहा। महाराज भाई, मेरी माँ वेश्या नहीं है। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी भावनाएं और अधिक उत्तेजित होती गईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। उनकी माता का सामाजिक स्तर भले ही निम्न था, लेकिन चाहे उनकी पृष्ठभूमि कितनी भी साधारण क्यों न हो, उन्होंने दिवंगत सम्राट के लिए उन्हें जन्म दिया था। लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? वे उन्हें नीच कैसे कह सकते हैं? झाओ जुनयाओ ने कुछ परेशान युवक को देखा और काफी देर तक चुप रहे। वे अपने सातवें भाई के वर्षों के कष्टों को भली भांति जानते थे। केवल इसलिए कि उसकी मां राजमहल की नौकरानी थी, उस लड़के को अनगिनत बार तिरस्कार, कपटपूर्ण साजिशों और धोखे भरे जालों का सामना करना पड़ा था। यदि झाओ जुनयाओ ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से उसका समर्थन न किया होता, तो शायद वह बच्चा आज तक जीवित न रह पाता। महाराज भाई, ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसलिए कि उनकी माता का दर्जा ऊंचा है, वे मनमाने ढंग से लोगों का अपमान कर सकते हैं? झाओ जुन्यान का गला रुंध गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका दिल मानो चाकू से मरोड़ दिया गया हो। मेरा अपमान करना एक बात है, लेकिन मेरी दिवंगत माता का अपमान क्यों? एक मृत व्यक्ति ने भला क्या गलती की हो सकती है? उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने उन्हें रोकने के लिए जोर से पलकें झपकाईं। शाही भाई ने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं रो नहीं सकता। झाओ जुन्याओ ने झाओ जुन्यान को देखा, उसका अपना दिल दुख रहा था। उसकी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसके जैसा बच्चा भला कैसे दोषी हो सकता है? उसने आह भरी, आगे बढ़ा और झाओ जुन्यान के सिर पर थपथपाया। चिंता मत करो, महाराजा ने तुम्हारे लिए उन्हें पहले ही सजा दे दी है। अगर और कुछ नहीं तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। आराम करो और जल्दी सो जाओ। जब तुम उठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। झाओ जुन्यान ने अपने शाही भाई की ओर देखा। उनकी आंखों में मौजूद क्रोध और आक्रोश धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ क्षण बाद उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चले गए। झाओ जुन्याओ दरवाजे के पास खड़ी होकर उसकी उदास, पीछे हटती हुई आकृति को देखती रही और काफी देर तक चुप रही। अगले दिन ये नावर के ठीक बाद जैसे ही भोर होने लगी, पूर्वी आकाश में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। मार्शल आर्ट के मंच पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, और युद्ध के नगाड़े आने वाले तूफानी बादलों की तरह गरज रहे थे। मंच के नीचे रीति रिवाज मंत्रालय और युद्ध मंत्रालय के अधिकारी उम्मीदवारों को 10-10 के समूहों में बांट रहे थे। वे मंच के किनारे से कुछ ही दूरी पर व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे। दूर शाही वन सेना की पंक्तियां दर्शक दीर्घाओं के चारों ओर तैनात थीं। जिया टिंगफेंग उनका नेतृत्व कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे कि दर्शक दीर्घाओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नीचे दिए गए सभी उम्मीदवार युद्ध कला के अभ्यासी थे। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण इरादे से घुसपैठ करने, अधिकारियों की हत्या करने या सम्राट को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता, तो ये बेहद भयावह होता। इसलिए इन चौकियों की सुरक्षा के लिए शाही वन सेना की एक मजबूत टुकड़ी की आवश्यकता थी। निर्णायक अधिकारी युद्ध मंत्रालय के कई अनुभवी पुराने जनरल थे। निर्णायक मंच, दर्शक दीर्घा, प्रतियोगियों की टुकड़ियां और शाही वन सेना की रक्षा परिधि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। अनाधिकृत व्यक्तियों का वहां घूमना फिरना वर्जित था। हालांकि पूरा मार्शल आर्ट मंच लोगों से खचाखच भरा था, फिर भी सख्त सैन्य अनुशासन और कड़े नियमों ने पूर्ण व्यवस्था बनाए रखी, किसी ने भी गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं की। मार्शल आर्ट की परीक्षा शुरू होने ही वाली थी। युद्ध के नगाड़ों की गर्जना तेज और तीव्र होती जा रही थी। कुछ डरपोक लोग तो पहले से ही भयभीत थे। इस समूह में राज परिवार के 5वें और 6ठे मास्टर भी शामिल थे। पिछली रात इन दोनों ने हंगामा किया था और उनके शाही भाई ने इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाकर शामिल करवाया था। आने से बचने के लिए उन्होंने पिछली रात हर संभव कोशिश की थी। बीमारी का बहाना, दस्त का नाटक, चोट का बहाना, और यहाँ तक कि घुटनों के बल बैठकर रोते हुए भीख मांगना, लेकिन सब व्यर्थ था। झाओ जुन्याओ ने स्पष्ट रूप से कहा था, यदि वे भाग नहीं लेते हैं, तो वे इसके बजाय मोर्चे पर सेना के शिविरों में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक बुरा विकल्प नहीं होगा। इससे वे भयभीत हो गए और उन्होंने अंततः उपस्थित होने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा मार पिटाई हो सकती है, हमारी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन सेना के शिविर में तो लोग सचमुच मर जाते हैं। तुलनात्मक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेना कहीं ज्यादा समझदारी भरा कदम है।
लेकिन अब जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगे, वे अब भी भयभीत थे। दोनों कतार के बिल्कुल अंत में दुबक कर खड़े थे, कांपते हुए। पांचवें पांचवें भाई, क्या तुम डरे हुए हो? छठे गुरु ने कांपते हुए पूछा। पांचवें भाई ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था कि उसे उकसाना मत, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। छठे गुरु ने मुंह फुला लिया और गुस्से से भर आए। उनकी आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दी और उन्होंने हठपूर्वक कहा, हमारी माता ने कहा था कि वह एक नाजायज औलाद है। मैं तो बस सच बोल रहा था। सातवें भाई, कौन जिसे चाहे उसे अपना गुरु मान ले, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं। शब्द अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुए थे कि युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी। आवाज इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें बहरा कर देगी। पांचवें गुरु ने अधीरता से हाथ हिलाया। बस करो, मैं अब इसके बारे में और नहीं सोच सकता। चलो बस इस तात्कालिक चुनौती से निपटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस पर छठे गुरु ने गर्व भरी मुस्कान बिखेरी। पांचवें भाई, देखो मुझे यहाँ क्या मिला है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी हथेली में रखी 2 थंडरबोल्ट ग्रेनेड दिखाई दी। पांचवें मास्टर की पुतलियां फैल गईं, डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिले? इन्हें जल्दी से हटाओ। छठे मास्टर ने अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए हुए घृणापूर्वक कहा। पांचवें भाई, इतने डरपोक मत बनो। ये तो बस 2 थंडरबोल्ट ग्रेनेड हैं। पांचवें गुरु को विश्वास नहीं हुआ। बस ये चीजें जान ले सकती हैं। तुम खुद को भी चोट पहुंचा सकते हो। थंडरबोल्ट ग्रेनेड की ताकत, भले ही उसने उन्हें कभी देखा ना हो, लेकिन उनके बारे में उसने जरूर सुना था। अंगूठी खींचते ही वे पल भर में फट जाते हैं, अधिकतम मामूली चोटें, न्यूनतम घातक। पांचवा गुरु जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा डरता गया और उसने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। यह मार्शल आर्ट की परीक्षा है, यहाँ हथियार छिपाना मना है। इन्हें दूर रख दो। अगर शाही भाई को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा। उसे इतना डरा हुआ देखकर छठे गुरु ने ठंडे लहजे में कहा, कल मैंने डिवाइन इंजन कैंप से इन दोनों को चुराने में बहुत मेहनत की थी। मेरा इरादा तो एक तुम्हारे लिए बचाकर रखने का था, भाई, ताकि आज हमें कोई नुकसान न हो। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डरपोक होगे। इतना कहकर उसने थंडरबोल्ट ग्रेनेड एक तरफ रख दिए। तुम इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन मैं करूंगा। वैसे भी वो नीच लोग मुझे नुकसान पहुंचाने का सपना भी नहीं देख सकते। अपने समझाने बुझाने के प्रयासों को व्यर्थ पाते देख पांचवें गुरु ने हार मान ली। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, और वैसे भी उसे अपनी जान बचानी थी। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर झाओ जुन्याओ सबसे आखिर में पहुंची। काले लबादे में लिपटी शेया रुकिंग उसके बगल में बैठी थी। सच कहें तो झाओ जुन्याओ उसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके लगातार दबाव को सहन नहीं कर सका। रोमांच पसंद करने वाली होने के नाते वह इतने भव्य अवसर को कैसे छोड़ सकती थी। मार्शल आर्ट की पहली परीक्षा, कितना ऐतिहासिक अवसर है। कुछ क्षण पहले, जब वह अभी भी गाड़ी में ही थी, उसे दूर से युद्ध के नगाड़ों की गूंज सुनाई दी और उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। भले ही इस बार उनका भाई प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, फिर भी यह बेहद रोमांचक होने वाला है। इसे बिल्कुल भी न चूकें। झाओ जुनयाओ के आगमन और रीति रिवाज मंत्रालय तथा युद्ध मंत्रालय के अधिकारियों के अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाने के बाद सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। युद्ध के नगाड़े शांत हो गए। फिर एक जोरदार बिगुल की आवाज के साथ मार्शल आर्ट परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। हेरल्ड अधिकारी ने प्रतियोगिता के नियम घोषित किए। प्रतियोगी जोड़ियों में लड़ेंगे और विजेता का फैसला मौके पर ही किया जाएगा, जब तक कि केवल एक ही चैंपियन न बच जाए। इसके अलावा इन द्वंद्वों में उद्देश्य अंक अर्जित करना था, किसी की जान लेना सख्त मना था। फिर बिना किसी देरी के एक झंडा लहराया गया। 2 प्रतिद्वंद्वी मंच पर उतरे और सबकी निगाहों के सामने उनका जबरदस्त द्वंद्व शुरू हो गया। टाइगर, रेट और मॉन्स्टर अपने दल के बीच में खड़े थे। रेट थोड़ा घबराया हुआ था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह प्लेटफॉर्म को घूर रहा था। हे भगवान, ये तो अभी पहला दौर है और ये लोग अभी से इतने आक्रामक हो गए हैं। मॉन्स्टर ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। कितनी शर्मनाक बात है। अपने आसपास देखो, क्या कोई और तुम्हारी तरह व्यवहार कर रहा है? रेट थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। अरे, मैं शारीरिक बल से जीविका नहीं कमाता। मैं तो अपने दिमाग पर निर्भर करता हूँ। दिमाग, क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? छोड़ो, तुम्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मॉन्स्टर ने तिरस्कार पूर्वक अपनी आंखें घुमाई। दिमाग, छी, ये दिमाग नहीं है, ये तो दुष्ट योजनाओं से भरा पेट है। बोलने के बाद उन्होंने बड़े ही आकर्षक अंदाज में अपने बालों को झटका दिया। मेरे जैसा नहीं, मैं तो पूरी तरह से अपने रूप रंग पर निर्भर हूँ। ये कहने के बाद उसने पास खड़े बाघ को अपनी कमर से धक्का दिया। है ना, बड़े भाई बाघ,
टाइगर मंच पर चल रही प्रतियोगिता को ध्यान से देख रहा था। उसके पास उनकी नोकझोंक के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। फिर चूहे ने राक्षस का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे बड़ा भाई बाघ घर जाकर सम्मान हासिल करने और पत्नी ढूंढने के लिए बेताब है। तुम्हारी तरफ कौन देखेगा भी। मॉन्स्टर ने उसे घूर कर देखा, सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पसंद करे। हम दोनों इसी तरह झगड़ते रहे। शुक्र है टाइगर को इसकी आदत हो चुकी थी और उसने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनके दल के अन्य लोग उन्हें काफी अजीब नजरों से देख रहे थे। टाइगर की तरह कद काठी वाला एक हट्टा कट्टा आदमी मॉन्स्टर को लगातार घूरता रहा। जब मॉन्स्टर ने ये देखा तो उसने गुस्से से पलटकर कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी किसी सुंदर पुरुष को नहीं देखा? उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा अचानक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। अरे, मुझे लगा आप एक महिला हैं। राक्षस क्रोधित हो उठा और गुस्से से बोला, औरत तो तुम हो, तुम्हारा पूरा परिवार औरतें हैं। क्या तुमने कभी मेरे जितनी खूबसूरत औरत देखी है? देखी है। वो हट्टा कट्टा आदमी कुछ पल के लिए अवाक रह गया, उसकी जबान अटक गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी मोटी हथेलियों को आपस में रगड़ा और बोला, भले ही तुम मर्द हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोलने के बाद वह शर्माते हुए मुंह फेर लिया। मॉन्स्टर इतना क्रोधित हुआ कि उसने आंखें घुमाई। तुम उसके बगल में बैठा चूहा हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। हा। मॉन्स्टर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। फिर उसकी आंखों में धूर्तता की एक चमक आई। उसने घूमकर टाइगर को पीछे से लात मारी। टाइगर, जिसकी प्रतिक्रिया का समय बेहद धीमा था, ने पीछे मुड़ने और ये पूछने से पहले कि क्या हुआ है, जो कुछ हुआ था उसे समझने में कुछ क्षण का समय लिया। मॉन्स्टर अब भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपने समूह में मौजूद हटे कट्टे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, उससे क्या तुम बाद में उससे लड़ने वाले हो? टाइगर ने अपने हाथ में मौजूद टोकन पर एक नजर डाली, फिर दूसरे आदमी के टोकन पर और सिर हिलाया। लगता तो यही है। मॉन्स्टर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम उसे बुरी तरह पीट पीट कर बेहोश कर दो। मेरे लिए उसे बुरी तरह मारो। टाइगर अचंभित दिख रहा था। क्यों? क्या उन्होंने अभी अभी यह नहीं कहा था कि एक बार हिट हो जाने पर रुक जाना है और किसी की जान नहीं लेनी है? राक्षस उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बगल में खड़ा चूहा इतनी जोर से हंस रहा था कि वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। बड़े भाई बाघ, हा बढ़िया मजाक, हा बढ़िया मजाक। मॉन्स्टर इतना क्रोधित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद उसने धमकी भरे लहजे में कहा, बस मुझे बता दो, क्या तुम अब भी मुझे अपना भाई मानना चाहते हो या नहीं? इस बार टाइगर ने जरा भी संकोच नहीं किया। बेशक, मैं करता हूँ। फिर मॉन्स्टर ने उस हटे कट्टे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वाह, इसकी मेरे प्रति बुरी मंशा है। क्या तुम इसके बारे में कुछ करोगे या नहीं? टाइगर ने उस हटे कट्टे आदमी की ओर मुड़कर देखा। वह मॉन्स्टर ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार आपको समझ आ गया, बड़े भाई। मेरी मासूमियत की रक्षा करना आपके हाथों में है। टाइगर ने मॉन्स्टर की ओर मुड़कर देखा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे पसंद कर सकता है? वो आदमी लगभग मेरे जितना लंबा और हट्टा कट्टा है। लगता है उसे भी मेरी तरह खूबसूरत और नाजुक औरतें पसंद हैं। उसे मर्द पसंद हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नामुमकिन। राक्षस पराजित। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता तेजी से आगे बढ़ी। जब उनकी बारी आई तो रेड सबसे पहले खड़ा हुआ। उसका प्रतिद्वंदी भी कद काठी में लगभग वैसा ही था। वो दुबला पतला आदमी था, जिसका चेहरा कद्दू जैसा था, आंखें संकरी थीं और होंठ कसकर बंद थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, वह आदमी बेतहाशा और अनियमित रूप से अपनी मुठ्ठियां चलाने लगा। रेड फुर्तीला था और हालांकि उसने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन अपने पुराने दिनों में जब वो गलियों में जिया टिंगफेंग के साथ गिरोह की लड़ाइयों में शामिल होता था, तब वो काफी सक्षम था। आजकल खैर ये बस एक द्वंद्व युद्ध है, लगभग वही बात है। रेड पहले इधर उधर भागता रहा और चकमा देता रहा। अजीब बात यह थी कि उसकी कमर दूसरों से अलग लग रही थी। स्पष्ट रूप से गिर जाने के बावजूद वह एक मौका ढूंढने और कुछ छलांगों और चकमा देने की कला का इस्तेमाल करते हुए निकल जाने में कामयाब रहा। कुछ ही देर के वार के बाद उसके प्रतिद्वंदी की सहनशक्ति कम होने लगी। आखिरकार वह दुबला पतला था और उसमें ज्यादा धीरज नहीं दिख रहा था। अपने प्रतिद्वंदी को थकते देख रेड ने अपनी मुट्ठियों में अपनी पूरी ताकत समेट ली। बाईं ओर झांसा देते हुए, दाईं ओर हमला करते हुए, दक्षिण की ओर निशाना साधते हुए, उत्तर की ओर मुक्का मारते हुए। देखते ही देखते उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी एक आंख पर चोट लगी और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर अपने टूटे हुए दांत ढूंढ रहा था। पहले राउंड में रेड जीत गया। इसके बाद दूसरे दौर में मॉन्स्टर का मुकाबला एक अन्य मॉन्स्टर से हुआ और उसने उसमें भी जीत हासिल की। लेकिन मॉन्स्टर की जीत का तरीका तो सरासर हास्यास्पद था।
अन्य लोग ताकत के बल पर जीते, लेकिन उसने अपने चेहरे के बल पर जीत हासिल की। जब विरोधी की मुट्ठी उसकी ओर आती, तो वह अपनी गुलाबी कली जैसी आंखों को बेताबी से झपकाता और प्रेम भरी निगाहें फेंकता। जैसे ही प्रतिद्वंदी का ध्यान भटकता, मॉन्स्टर स्पिनिंग किक से मौका पाकर उसे जमीन पर गिरा देता। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। टाइगर सबसे आखिर में मंच पर आया। उसका प्रतिद्वंदी वह हट्टा कट्टा आदमी था जिसे मॉन्स्टर पसंद आ गई थी। जैसे ही वे दोनों मंच पर आए, नीचे मौजूद भीड़ ने हैरानी से सांस रोक ली। मन ही मन उन्हें राहत मिली। शुक्र है, उनका मुकाबला किसी इतने ताकतवर व्यक्ति से नहीं हुआ था, वरना उनके जिंदा लौटने का कोई चांस ही नहीं था। एक मुक्का किसी की जान ले सकता है ना? मंच पर दोनों आदमी एक दूसरे को घूर रहे थे। टाइगर की आंखें पीतल की घंटियों की तरह चौड़ी हो गई थीं, और उस क्षण के लिए उसके प्रतिद्वंद्वी ने मॉन्स्टर के विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया था। उनकी चारों आंखें मिली, जिससे मानो हवा में बिजली सी दौड़ गई। कुछ ही क्षण बाद प्रतिद्वंद्वी ने पहली चाल चली। मुट्ठी भींचकर वह पूरी ताकत से टाइगर की ओर दौड़ा। टाइगर, लड़ाई के लिए तैयार, अचानक घूमकर रास्ते से हट गया और अपने मोड़ के बीच में ही अपना पैर ऊपर उठा लिया। विरोधी कोई साधारण शत्रु नहीं था, उसने हमले की चाल का अनुमान लगा लिया था और हमले से बचने के लिए वह दाईं ओर झुक गया। पहला राउंड ड्रॉ रहा। दूसरे दौर में टाइगर ने आक्रामक रुख अपनाया। एक दहाड़ के साथ वह ऐसे उछला मानो कोई ताइशान पर्वत नीचे आ रहा हो, न मुक्कों से और न ही पैरों से। विरोधी बचाव करने में असमर्थ था और उसे धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा, जब तक कि अंतिम क्षण में टाइगर ने अंततः उस पर निशाना साधते हुए अपना पैर लात के साथ आगे बढ़ाया। लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी मूर्ख नहीं था। वह नीचे झुक गया और हमले से बचने के लिए एक तरफ लुढ़क गया, फिर तुरंत उठकर टाइगर पर झपट पड़ा। टाइगर ने गुस्से से घूरते हुए झटके से पीछे हटकर तुरंत एक मुक्का मारा। यह एक नाजुक क्षण था। विरोधी खिलाड़ी ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर चोट लग गई। जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी को दर्द से कराहते हुए देखा गया, टाइगर ने अपने हमले को जारी रखा। मार्शल स्टेज पर कई शानदार बैकफ्लिप किए और अपने मजबूत, तगड़े पैरों को अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन के चारों ओर कसकर जकड़ लिया। घबराहट में प्रतिद्वंद्वी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या उसकी भुजाओं की ताकत उसके पैरों की ताकत से मेल खा सकती थी? संघर्ष के दौरान टाइगर घूम गया, जिससे उसका पूरा प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर पड़ा। फिर टाइगर ने अचानक से अपनी पकड़ छोड़ दी। एक खंभे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर पलट गया और अपने पैरों के धक्के से वह तलवार की तरह उड़ता हुआ सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने लगा। प्रतिद्वंद्वी अभी उठा भी नहीं था कि टाइगर ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह अनियंत्रित होकर हवा में उड़ गया, एक घुमावदार चाप बनाते हुए धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। ये स्पष्ट था कि वह हार मानने को तैयार नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद वह खड़ा नहीं हुआ और अंततः हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। गंभीर भाव से भरे चेहरे के साथ टाइगर ने सलामी देते हुए अपनी मुठियां भींची और मंच से नीचे उतरने से पहले कहा, मैं आभारी हूँ। विजेताओं और हारने वालों को स्पष्ट रूप से अलग करते हुए परिणामों की घोषणा अनुष्ठान मंत्रालय के उद्घोषक अधिकारी द्वारा जोर से की गई। इधर जैसे ही टाइगर नीचे आया, मॉन्स्टर दौड़कर आया, मुस्कुराते हुए और उत्साह से बोला, बड़े भाई टाइगर, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। अगली बार जब हम सिल्वर को परफॉर्म करवाएंगे, तो कोई इसे छीन न ले। मैं टाइगर के लिए कुछ और शानदार चीजें ला रहा हूँ। रेट ने उसे घूर कर देखा। देखो कैसे बात कर रहे हो। बड़ा भाई टाइगर मार्शल आर्ट चैंपियन बनने वाला है। तुम्हें उन लड़कियों की क्या परवाह है जिन्हें तुम छेड़ते हो? वो एक खूबसूरत, सौम्य महिला से शादी करने जा रहा है, एक प्रतिष्ठित परिवार की सुसंस्कृत महिला से। क्या आप समझ रहे हैं? मॉन्स्टर ने गुस्से से पलटकर देखा, उसकी भौहें तंग गईं और आंखें भयंकर हो गईं। हे, क्या तुम एक दिन भी नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकते? रेट ने उसे घमंडी निगाहों से देखा। छी, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मुझे तुमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हंसते और बड़बड़ाते हुए टाइगर ने अपना सिर छुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत में कैसे शामिल हो, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मंच पर प्रतियोगिता अभी भी जारी थी। नीचे कुछ लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि अन्य, जो पहले ही प्रतियोगिता में भाग ले चुके थे, हार की निराशा या जीत की खुशी से झूम रहे थे। कुछ परिवार खुश थे, तो कुछ शोक में डूबे हुए थे। इस समय कतार के बिल्कुल अंत में पांचवें गुरु और छठे गुरु की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके सामने कतार में खड़े लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। छठे गुरु ने पूछा, पांचवें भाई, क्या आप वाकई इसे नहीं चाहते हैं? पांचवें मास्टर ने एक पल सोचा। उन्होंने अपने सम्राट पिता से थंडरबोल्ट ग्रेनेड की शक्ति के बारे में सुना था। यह कोई मजाक की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाया। छठे भाई, बेहतर होगा कि तुम उस चीज को संभाल कर रख लो। पांचवा गुरु हमेशा डरपोक और आसानी से घबरा जाने वाला था। ऐसे समय में वह जरा से भी खतरे में पड़ने के बजाय मार खाना ज्यादा पसंद करता।
आखिर अगर उसे चोट लग जाती तो दर्द उसे खुद सहना पड़ता, कोई उसे दूर नहीं कर सकता था। मार खाने के बाद वह 10 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना भी बदला ले सकता था और उसे कोई नुकसान नहीं होता। वैसे भी वह एक छोटा राजकुमार था, भला उसे नुकसान कैसे सहना पड़ता। छठे गुरु ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। पांचवें भाई, तुम सचमुच काया हो। छठे स्वामी को इस हालत में देखकर पांचवें स्वामी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो इस मामले में दखल देने की अनिच्छा दिखा रहे हों। छठा भाई हमेशा से ऐसा ही था, अपनी महारानी माँ के लाडले स्वभाव का। वह महल में एक छोटे शैतान की तरह बेकाबू घूमता था और उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। अगर महारानी भाई उसे नियंत्रण में न रखते तो पता नहीं वह कितना बवाल खड़ा कर देता। फिर भी उसकी राजसी दासियों और हिजड़ों को अक्सर बदला जाता था, शायद इसलिए कि वे उसके मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। लेकिन इतनी सारी राजसी दासियों के साथ क्या वे सभी वाकई अनुपयुक्त हो सकती हैं? असंभव। कुछ देर विचार करने के बाद पांचवें गुरु ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ उस विचार को खारिज कर दिया। सामने कोई नहीं बचा था। हेरल्ड ऑफिसर द्वारा उसका नाम पुकारे जाने के बाद वह एक अन्य समुराई के साथ ऊपर गया। पांचवें गुरु को स्थिति की पूरी जानकारी थी और वे अपनी सीमाओं को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। झुकते और दुबकते हुए उसने कुछ कमजोर इशारे किए और झट से नीचे गिर गया, बस यही कामना कर रहा था कि उसकी हार जल्दी हो जाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतिद्वंद्वी को भी यह एहसास हो गया था कि वह एक नौसिखिया से मुकाबला कर रहा है और उसने दया दिखाते हुए उस पर ज्यादा वार नहीं किए। पांचवें गुरु शांत भाव से नीचे उतरे। वे बेहद संतुष्ट थे। हम बुरा नहीं, बस देखते ही देखते सब खत्म हो गया। सातवें गुरु को मारना गलत था, लेकिन इसे माफी मान सकते हैं। दबाव हट जाने पर उन्होंने राहत की सांस ली। जब छठे मास्टर की बारी आई तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। छठे गुरु ने अहंकारी भाव से मंच पर प्रवेश किया। उसने अपनी जगह ले ली। उसका प्रतिद्वंदी एक सभ्य दिखने वाला युवक था, न लंबा न छोटा, घनी भौहें और बड़ी आंखें, साथ ही काफी आकर्षक भी। छठे गुरु ने घमंड से चिल्लाते हुए कहा, मुझसे लड़ने के लिए चुना गया। आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वह युवक अप्रभावित लग रहा था। यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आने वाले हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कौशल तो होता ही है। वह भी राजधानी शहर का रहने वाला एक युवक था, जिसने बचपन से ही मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था। हालांकि वह विश्व विजयी होने का दावा नहीं कर सकता था, फिर भी वह अपने परिवार द्वारा चुना गया एक होनहार छात्र था, इसलिए उसकी क्षमताओं में स्वाभाविक रूप से कोई कमी नहीं थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।